दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। दूसरे को काटने और काटने के लिए कह रहा था। गाढ़ी क्रीम के घड़े और ब्लैकबेरी की टोकरियां रखी गई थीं और मेहमान उत्कीर्ण चांदी के कपों से एक मीठी नारंगी सुगंधित शराब पी रहे थे। एक मूर्ख का उत्सव, ब्रायंडन ने इसे कहा था, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। छत के उस पार लीसा ने लॉर्ड हंटर के किसी मजाक पर हंसी उड़ाई और सर लिन कॉर्ब्रे के खंजर की नोक से एक ब्लैकबेरी कुतर ली। वे प्रेमी थे जो लीसा के पक्ष में सबसे ऊपर थे, कम से कम आज। कैटलिन के लिए यह कहना मुश्किल था कि कौन सा आदमी ज्यादा अनुपयुक्त था। इयोनन हंटर जॉन एरन से भी ज्यादा उम्र दराज था, गठिया से आधा अपंग और 3 झगड़ालू बेटों का अभिशाप, जिनमें से प्रत्येक पिछले से ज्यादा लालची था। सर लिन एक अलग तरह की मूर्खता थी, दुबला पतला और सुंदर, एक पुराने लेकिन दरिद्र घर का वारिस, लेकिन घमंडी, लापरवाह, गुस्सैल। और यह कानाफूसी थी, महिलाओं के अंतरंग आकर्षण में कुख्यात रूप से उदासीन। जब लिसा ने कैटलिन को देखा तो उसने उसे एक बहन की तरह गले लगाया और गाल पर एक नम चुंबन दिया। क्या यह एक प्यारी सुबह नहीं है? देवता हम पर मुस्कुरा रहे हैं। एक कप शराब जरूर चखें, प्यारी बहन। लॉर्ड हंटर इतने दयालु थे कि उन्होंने इसे अपने तहखाने से मंगवाया। धन्यवाद। नहीं लिसा, हमें बात करनी चाहिए। बाद में, उसकी बहन ने वादा किया। पहले से ही उससे दूर जाने लगी थी। अभी कैटलिन ने जितना इरादा किया था उससे ज्यादा जोर से बात की। पुरुष देखने के लिए मुड़ रहे थे। लिसा, तुम इस मूर्खता को जारी नहीं रख सकती। जीवित रहने पर शैतान ही शैतान का महत्व है। मृत अवस्था में वह केवल कौवों का भोजन है, और यदि उसका चैंपियन यहां जीत जाता है, इसकी संभावना बहुत कम है मेरी महिला, लॉर्ड हंटर ने उसे आश्वस्त किया, उसके कंधे को जिगर के धब्बे वाले हाथ से थपथपाते हुए। सर वर्डिस एक बहादुर योद्धा है। वह भाड़े के सैनिक का काम जल्दी ही पूरा कर देगा। क्या वह ऐसा करेगा मेरे प्रभु? कैटलिन ने शांत भाव से कहा। मुझे आश्चर्य है। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उसने ब्रॉन को हाई रोड पर लड़ते देखा था। यह कोई संयोग नहीं था कि वह यात्रा में बच गया था जबकि अन्य लोग मर गए थे। वह एक तेंदुए की तरह चलता था और उसकी वह बदसूरत तलवार उसकी बाह का एक हिस्सा लगती थी। लीसा के प्रेमी उनके चारों ओर मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा हो रहे थे। महिलाएं इन चीजों को कम समझती हैं, सर मॉर्टन वेनवुड ने कहा। सर वर्डिस एक शूरवीर है, प्यारी महिला। यह दूसरा साथी ठीक है, उसके जैसे सभी दिल से कायर हैं। युद्ध में काफी उपयोगी, उनके हजारों साथी उनके आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें अकेले खड़ा करें और उनमें से मर्दानगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कहो कि तुम्हारे पास इसकी सच्चाई है, कैटलिन ने एक शिष्टाचार के साथ कहा, जिससे उसका मुंह दुखने लगा। बॉने की मौत से हमें क्या हासिल होगा? क्या आपको लगता है कि जैमी को इस बात की परवाह होगी कि हमने उसके भाई को पहाड़ से नीचे फेंकने से पहले एक परीक्षण दिया? आदमी का सिर काट दो, सर लिन कॉर्ब्रे ने सुझाव दिया। जब किंग्सलेयर को इम्प का सिर मिलेगा तो यह उसके लिए एक चेतावनी होगी। लिसा ने अपने कमर तक लंबे भूरे बालों को अधीरता से हिलाया। लॉर्ड रॉबर्ट उसे उड़ते हुए देखना चाहते हैं, उसने कहा, जैसे कि उसने मामला सुलझा लिया हो और इम्प को केवल खुद को दोष देना चाहिए। यह वह था जिसने युद्ध द्वारा परीक्षण की मांग की थी। लेडी लिसा के पास उसे मना करने का कोई सम्मानजनक तरीका नहीं था, भले ही वह चाहती हो, लॉर्ड हंटर ने गंभीरता से कहा। उन सभी को अनदेखा करते हुए कैटलिन ने अपनी सारी ताकत अपनी बहन पर लगा दी। मैं आपको याद दिलाती हूं, टायरियन लैनिस्टर मेरा कैदी है, और मैं आपको याद दिलाती हूं, बॉने ने मेरे प्रभुपति की हत्या की। उसकी आवाज बढ़ गई। उसने राजा के हाथ में जहर मिला दिया और मेरे प्यारे बच्चे को अनाथ कर दिया, और अब मैं उसे इसकी कीमत चुकाते हुए देखना चाहती हूं। घूमते हुए, अपनी स्कर्ट को अपने चारों ओर घुमाते हुए लिसा छत पर चली गई। सर लिन और सर मॉर्टन और अन्य प्रेमी शांत भाव से सिर हिलाते हुए खुद को माफ कर दिया और उसके पीछे चले गए। क्या आपको लगता है कि उसने ऐसा किया? सर रॉड्रिक ने उससे चुपचाप पूछा जब वे फिर से अकेले थे। हत्या लॉर्ड जॉन यानी इम्प
अभी भी इससे इनकार करता है, और सबसे भयंकर रूप से। मुझे लगता है कि लैनिस्टर्स ने लॉर्ड एरेंस की हत्या की, कैटलिन ने जवाब दिया। लेकिन क्या यह टायरियन था, या सर जैमी, या रानी, या वे सभी एक साथ? मैं नहीं कह सकती। लिसा ने विंटरफेल को भेजे गए पत्र में सेर्सी का नाम लिया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि टायरियन ही हत्यारा था। शायद इसीलिए क्योंकि बॉना यहां था, जबकि रानी रेड कीप की दीवारों के पीछे सुरक्षित थी, सैकड़ों लीग दक्षिण में। कैटलिन ने लगभग चाहा कि उसने अपनी बहन के पत्र को पढ़ने से पहले जला दिया होता। सर रॉड्रिक ने अपनी मूंछों को खींचा। जहर? अच्छा, यह बॉने का काम हो सकता है सच में, या सेर्सी का। ऐसा कहा जाता है कि जहर एक महिला का हथियार है। आपसे माफी चाहती हूं। मेरी महिला? किंग्सलेयर। अब मुझे उस आदमी से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं है। उसकी उस सुनहरी तलवार पर खून देखना बहुत पसंद है। क्या यह जहर था, मेरी महिला? कैटलिन ने भौहें सिकोड़ी, कुछ हद तक असहज। और कैसे वे इसे एक प्राकृतिक मौत दिखा सकते थे? उसके पीछे लॉर्ड रॉबर्ट खुशी से चिल्लाया जब कठपुतली शूरवीरों में से एक ने दूसरे को आधा काट दिया, जिससे छत पर लाल चूरा फैल गया। उसने अपने भतीजे की ओर देखा और आह भरी। लड़का पूरी तरह से अनुशासनहीन है। वह कभी भी इतना मजबूत नहीं होगा कि वह शासन कर सके, जब तक कि उसे कुछ समय के लिए उसकी मां से दूर न कर दिया जाए। उसके स्वामी पिता ने आपकी बात मान ली है, उसकी कोहनी पर एक आवाज ने कहा। वह मास्टर कोलेमन को देखने के लिए मुड़ी। उसके हाथ में शराब का प्याला था। वह लड़के को पालन पोषण के लिए ड्रैगनस्टोन भेजने की योजना बना रहा था। आप जानते हैं, ओह, लेकिन मैं बारी से बाहर बोल रहा हूं। उसके गले का तारा ढीले मास्टर की चेन के नीचे बेचैनी से हिल रहा था। मुझे डर है कि मैंने लॉर्ड हंटर की बढ़िया शराब बहुत ज्यादा पी ली है। खून खराबे की आशंका ने मेरी नसों को पूरी तरह से खराब कर दिया है। आप गलत हैं मां सांस। मास्टर, कैटलिन ने कहा, यह कैस्टरली रॉक था, ड्रैगनस्टोन नहीं। और ये व्यवस्थाएं हैंड की मृत्यु के बाद मेरी बहन की सहमति के बिना की गई थीं। मास्टर का सिर उसकी बेतुकी लंबी गर्दन के अंत में इतनी जोर से झटका लगा कि वह खुद आधा कठपुतली लग रहा था। नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मेरी महिला, लेकिन यह लॉर्ड जॉन था जो। उनके नीचे एक घंटी जोर से बजी। उच्च प्रभुओं और सेवा करने वाली लड़कियों ने समान रूप से जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़ दिया और बालस्ट्रेड की ओर चले गए। नीचे आसमानी नीले रंग के लबादे में दो रक्षकों ने टायरियन लैनिस्टर को आगे बढ़ाया। आयरी के मोटे सेप्टन ने उसे बगीचे के केंद्र में मूर्ति के पास पहुंचाया। एक रोती हुई महिला को नसों वाले सफेद संगमरमर में उकेरा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एलिसा थी। बुरा छोटा आदमी, लॉर्ड रॉबर्ट ने खिलखिलाते हुए कहा। मां, क्या मैं उसे उड़ा सकता हूं? मैं उसे उड़ते देखना चाहता हूं। बाद में, मेरे प्यारे बच्चे, लिसा ने उससे वादा किया। पहले परीक्षण, सर लिन कॉरब्रे ने कहा। सर वर्डीस अगेन सिर से एडी तक स्टील के बने थे, जो मेल और गद्देदार सरकोट के ऊपर भारी प्लेट कवच में लिपटे हुए थे। हाउस एरिन के मून एंड फाल्कन सिगिल में क्रीम और नीले रंग के बड़े गोलाकार रॉन्डल हाथ और छाती के कमजोर जोड़ की रक्षा करते थे। लॉबस्टर धातु की एक स्कर्ट ने उसे कमर से लेकर मध्य जांघ तक ढक रखा था, जबकि एक ठोस गोरगेट ने उसके गले को घेर रखा था। फाल्कन के पंख उसके हेलमेट के मंदिरों से निकले थे और उसका छज्जा एक नुकीली धातु की चोंच थी, जिसमें दृष्टि के लिए एक संकीर्ण भट्टादय का भट्टा था। ब्रॉन इतने हल्के कवच में था कि वह शूरवीर के बगल में लगभग नग्न दिख रहा था। उसने उबले हुए चमड़े के ऊपर काले तेल से सने रिंगमेल की केवल एक शर्ट, एक नाक की सुरक्षा के साथ एक गोल स्टील का आधा हेलमेट और एक मेल कॉइफ पहना था। स्टील के शिनगार्ड वाले उच्च चमड़े के जूते उसके पैरों को कुछ सुरक्षा देते थे और उसके दस्तानों की उंगलियों में काले लोहे की डिस्क सिल दी गई थी। फिर भी कैटलिन ने देखा कि भाड़े का सिपाही अपने दुश्मन से आधा हाथ लंबा था और उसकी पहुंच भी लंबी थी। और ब्रॉन 15 साल छोटा था। अगर वह कोई जज थी, वे रोती हुई महिला के नीचे घास में घुटनों के बल बैठे एक दूसरे का सामना करते हुए, उनके बीच लैनिस्टर था।
सेप्टन ने अपनी कमर पर मुलायम कपड़े के थैले से एक मुख वाला क्रिस्टल गोला निकाला। उसने इसे अपने सिर के ऊपर उठाया और प्रकाश बिखर गया। इंद्रधनुष इम्प के चेहरे पर नाच रहे थे। एक ऊंची, गंभीर, गायन वाली आवाज में सेप्टन ने देवताओं से नीचे देखने और गवाही देने के लिए कहा, इस आदमी की आत्मा में सच्चाई को खोजने के लिए, अगर वह निर्दोष हो तो उसे जीवन और आजादी देने के लिए, अगर वह दोषी हो तो मौत की सजा। उसकी आवाज आसपास के टावरों से गूंज उठी। जब आखिरी प्रतिध्वनि बंद हो गई तो सेप्टन ने अपना क्रिस्टल नीचे किया और जल्दबाजी में निकल गया। टायरियन ने झुककर ब्रॉन के कान में कुछ फुसफुसाया, इससे पहले कि गार्ड उसे ले जाते। भाड़े का सिपाही हंसते हुए उठा और अपने घुटने से घास का एक पत्ता झाड़ दिया। रॉबर्ट एरन, आईडी के भगवान और घाटी के रक्षक, अपनी ऊंची कुर्सी पर अधीरता से बेचैनी से कर रहे थे। वे कब लड़ने वाले हैं? उसने दुखी होकर पूछा। सर वर्डीस को उसके एक अनुचर ने वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। दूसरे ने उसके लिए लगभग 4 फीट लंबी, भारी ओक की त्रिकोणीय ढाल लाकर दी, जिस पर लोहे के स्टड लगे हुए थे। 3 दिन की बढ़ी हुई मोटी काली दाढ़ी ने उसके जबड़े और गालों को ढक रखा था, लेकिन अगर उसने दाढ़ी नहीं बनाई तो इसका कारण रेजर की कमी नहीं थी। उसकी तलवार की धार में स्टील की खतरनाक चमक थी, जिसे हर दिन घंटों तक धार दी जाती थी, जब तक कि वह छूने के लिए बहुत तेज न हो जाए। सर वर्डीस ने एक हाथ में दस्ताने पहने हुए हाथ को आगे बढ़ाया और उसके अनुचर ने उसकी मुट्ठी में एक सुंदर दौधारी लंबी तलवार रखी। ब्लेड पर पहाड़ के आकाश की एक नाजुक चांदी की जाली उकेरी गई थी। इसका पोमेल एक बाज का सिर था। इसका क्रॉस गार्ड पंखों के आकार में बना हुआ था। मैंने किंग्स लैंडिंग में जॉन के लिए वह तलवार तैयार की थी, लिसा ने अपने मेहमानों को गर्व से बताया जब वे सर वर्डीस को एक अभ्यास कट की कोशिश करते हुए देख रहे थे। वह जब भी राजा रॉबर्ट के स्थान पर आयरन सिंहासन पर बैठता था, इसे था तो इसे पहनता था। क्या यह एक प्यारी चीज नहीं है? मुझे लगा कि यह उचित ही है कि हमारा चैंपियन जॉन का बदला उसकी अपनी तलवार से ले। उत्कीर्ण चांदी की ब्लेड निस्संदेह सुंदर थी, लेकिन कैटलिन को ऐसा लगा कि सर वर्डीस अपनी तलवार के साथ अधिक सहज हो सकता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह अपनी बहन के साथ व्यर्थ बहस से थक गई थी। उन्हें लड़वाओ, लॉर्ड रॉबर्ट ने पुकारा। सर वर्डीस ने आयरी के लॉर्ड का सामना किया और सलामी में अपनी तलवार उठाई। आयरी और वेले के लिए टायरियन लैनिस्टर अपने पहरेदारों से घिरे बगीचे के दूसरी ओर एक बालकनी पर बैठा था। यह वह था कि ब्रॉन ने एक सरसरी सलामी के साथ उसकी ओर रुख किया। वे आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, लेडी लिसा ने अपने लॉर्ड बेटे से कहा। लड़ो, लड़का चिल्लाया। उसकी बाहें कांप रही थीं, क्योंकि वे अपनी कुर्सी को पकड़ रहे थे। सर वर्डीस ने अपनी भारी ढाल को ऊपर लाते हुए घूमा। ब्रॉन उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसने वार करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन पीछे हट गया, बस उसकी पहुंच से बाहर, और चांदी की ब्लेड ने केवल हवा को काटा। ब्रॉन ने अपने दाहिने ओर चक्कर लगाया। सर वर्डिस ने अपनी ढाल को उनके बीच रखते हुए उनका पीछा किया। शूरवीर आगे बढ़ा, प्रत्येक पैर को सावधानी से असमान जमीन पर रखा। भाड़े के सैनिक ने रास्ता दिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। सर वर्डिस ने वार किया, लेकिन ब्रॉन ने उससे छलांग लगाई, एक कम काय से ढके पत्थर पर हल्के से कूदते हुए। अब भाड़े का सैनिक ढाल से दूर शूरवीर के असुरक्षित पक्ष की ओर बाईं ओर घूम गया। सर वर्डिस ने उसके पैरों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाया। ब्रॉन उसके बाईं ओर और आगे नाचने लगा। सर वर्डिस अपनी जगह पर मुड़ गया। आदमी कायर है, लॉर्ड हंटर ने घोषणा की। खड़े हो जाओ और लड़ो, कायर। अन्य आवाजों ने भी यही भावना दोहराई। कैटलिन ने सर रॉड्रिक की ओर देखा। उसके मास्टर 8 आर्म्स ने अपने सिर को थोड़ा हिलाया। वह सर वर्डिस को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करना चाहता है। कवच और ढाल का वजन सबसे मजबूत आदमी को भी थका देगा। उसने अपने जीवन के लगभग हर दिन पुरुषों को तलवारबाजी का अभ्यास करते देखा था। अपने समय में आधा 100 टूर्नामेंट देखे थे, लेकिन यह कुछ अलग और घातक था। एक ऐसा नृत्य जहां छोटी सी चूक का मतलब मौत था, और जब वह देख रही थी
तो कैटलिन स्टार्क को किसी और समय में एक और द्वंद्व की याद वापस आ गई, जैसे कि यह कल की ही बात हो। वे रिवरन के निचले बेली में मिले थे जब ब्रैंडन ने देखा कि पीटर ने सिर्फ हेलमेट, ब्रेस्ट प्लेट और कवच पहना हुआ है, तो उसने अपने ज्यादातर कवच उतार दिए। पीटर ने उससे एक एहसान के लिए भीख मांगी थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। उसके स्वामी पिता ने उसे ब्रैंडन स्टार्क से वादा किया था और इसीलिए उसने उसे अपना टोकन दिया, एक हल्का नीला हैंड स्कार्फ जिस पर उसने रिवरन के उछलते ट्राउट के साथ कढ़ाई की थी। जैसे ही उसने उसे उसके हाथ में थमा दिया, उसने उससे विनती की, वह सिर्फ एक मूर्ख लड़का है, लेकिन मैंने उसे एक भाई की तरह प्यार किया है। उसे मरते हुए देखना मुझे बहुत दुख देगा। और उसके मंगेतर ने उसे एक स्टार्क की ठंडी ग्रे आंखों से देखा और उस लड़के को छोड़ने का वादा किया जो उससे प्यार करता था। वह लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। ब्रैंडन एक बड़ा आदमी था और उसने लिटिल फिंगर को बेली के पार और पानी की सीढ़ी से नीचे तक खदेड़ा। हर कदम पर उस पर स्टील की बारिश की, जब तक कि लड़का लड़खड़ा नहीं गया और एक दर्जन घावों से खून बहने लगा। आगे बढ़ो, उसने एक से अधिक बार पुकारा, लेकिन पीटर केवल अपना सिर हिलाता और गंभीर रूप से लड़ता रहा। जब नदी उनके टखनों पर लहरा रही थी, ब्रैंडन ने आखिरकार उसे खत्म कर दिया। एक क्रूर बैकहैंड ने पीटर की अंगूठियों और चमड़े को पसलियों के नीचे नरम मांस में काट दिया, इतना गहरा कि कैटलिन को यकीन था कि घाव घातक था। उसने गिरते समय उसकी ओर देखा और बिल्ली कहा, क्योंकि उसकी मेल वाली उंगलियों के बीच से चमकदार खून बह रहा था। उसे लगा कि वह भूल गई है। वह आखिरी बार था जब उसने उसका चेहरा देखा था उस दिन तक जब उसे किंग्स लैंडिंग में उसके सामने लाया गया था। लिटिल फिंगर के रिवरन छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होने से पहले एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन उसके स्वामी पिता ने उसे टॉवर में उससे मिलने से मना कर दिया, जहां वह बिस्तर पर लेटा था। लिसा ने उनके गुरु की मदद से उसे दूध पिलाया। वह उन दिनों नरम और शर्मीली थी। एडम्योर ने भी उसे बुलाया था, लेकिन पीटर ने उसे दूर भेज दिया था। उसके भाई ने द्वंद्व युद्ध में ब्रैंडन के अनुचर के रूप में काम किया था और लिटिल फिंगर उसे माफ नहीं करेगा। जैसे ही वह इतना मजबूत हो गया कि उसे ले जाया जा सके, लॉर्ड होस्टर टूली ने पीटर बेलिश को एक बंद कूड़ेदान में भेज दिया ताकि वह फिंगर्स पर अपना उपचार पूरा कर सके। हवा से उड़ते हुए चट्टान के उस हिस्से पर जहां उसका जन्म हुआ था, स्टील पर स्टील की खनकती हुई टक्कर ने कैटलिन को वर्तमान में वापस ला दिया। सर वर्डिस ब्रॉन पर जोरदार हमला कर रहा था, ढाल और तलवार से उस पर वार कर रहा था। भाड़े का सिपाही पीछे की ओर भाग रहा था, हर वार को रोक रहा था, चट्टानों और जड़ों पर धीरे धीरे कदम रख रहा था। उसकी नजरें अपने दुश्मन पर कभी नहीं हट रही थीं। कैटलिन ने देखा कि वह तेज था। शूरवीर की चांदी की तलवार उसे छूने के करीब भी नहीं आई, लेकिन उसकी अपनी बदसूरत ग्रे ब्लेड ने सर वर्डिस के कंधे की प्लेट से एक निशान काट दिया। लड़ाई की यह छोटी सी झड़प उतनी ही तेजी से खत्म हुई जितनी तेजी से शुरू हुई थी जब ब्रॉन ने साइड स्टेप किया और रोती हुई महिला की मूर्ति के पीछे खिसक गया। सर वर्डिस ने जहां वह था वहां झपट्टा मारा। एलिसा की जांघ के पीले संगमरमर से एक चिंगारी निकली। वे अच्छी तरह से नहीं लड़ रहे हैं सामा, आईडी के भगवान ने शिकायत की। मैं चाहता हूं कि वे लड़ें। वे लड़ेंगे प्यारे बच्चे। उसकी मां ने उसे शांत किया। भाड़े का सिपाही पूरे दिन नहीं भाग सकता। लिसा की छत पर कुछ सरदार अपने वाइन के प्याले भरते हुए व्यंग्यात्मक चुटकुले बना रहे थे, लेकिन बगीचे के उस पार टायरियन लैनिस्टर की बेमेल आंखें चैंपियनों को नाचते हुए देख रही थीं, जैसे कि दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ब्रॉन मूर्ति के पीछे से तेजी से बाहर आया, अभी भी बाईं ओर बढ़ रहा था और शूरवीर के बिना ढाल वाले दाहिने हिस्से पर 2 हाथों से वार करने का लक्ष्य बना रहा था। सर वर्डिस ने अवरोध किया, लेकिन अनाड़ीपन से और भाले की तलवार की धार उसके सिर पर चमक उठी। धातु की आवाज आयदा हुई और एक बाज का पंख एक कर्कश आवाज के साथ ढह गया। सर वर्डिस ने खुद को संभालने के लिए आधा कदम पीछे लिया, अपनी ढाल उठाई। ब्रॉन की तलवार ने लकड़ी की दीवार पर वार करते हुए ओक के टुकड़े उड़ाए। भाले ने फिर से बाईं ओर कदम बढ़ाया, ढाल से दूर, और सर वर्डिस के पेट पर वार किया। उसके ब्लेड की धार ने शूरवीर की प्लेट में काटने पर एक चमकदार घाव छोड़ दिया। सर वर्डिस अपने पिछले पैर से आगे बढ़ा
उसका अपना चांदी का ब्लेड एक क्रूर चाप में नीचे उतर रहा था। ब्रॉन ने उसे एक तरफ पटक दिया और नाचने लगा। शूरवीर रोती हुई महिला से टकराया, उसे उसके चबूतरे पर हिलाते हुए। लड़खड़ाते हुए वह पीछे की ओर बढ़ा। उसका सिर इधर उधर घूमता रहा और वह अपने दुश्मन की तलाश करता रहा। उसके हेलमेट के कटे हुए छज्जे ने उसकी दृष्टि को सीमित कर दिया। तुम्हारे पीछे सर, लॉर्ड हंटर चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी थी। ब्रॉन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से नीचे लाया। सर वर्डिस को अपनी तलवार वाली बांह की कोहनी में पकड़ लिया। जोड़ की रक्षा करने वाली पतली लॉबस्टर जैसी धातु चरमरा उठी। शूरवीर ने घुरघुराते हुए मुड़कर अपने हथियार को ऊपर उठाया। इस बार ब्रॉन अपनी जगह पर खड़ा रहा। तलवारें एक दूसरे पर उड़ी और उनके स्टील के गीत ने बगीचे को भर दिया और आईडी के सफेद टावरों को गूंज दिया। सर वर्डिस को चोट लगी है, सर रॉड्रिक ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। कैटलिन को बताने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें थीं। वह शूरवीर की बांह पर बहते हुए खून की चमकदार उंगली, कोहनी के जोड़ के अंदर की नमी देख सकती थी। हर पैरी पहले की तुलना में थोड़ी धीमी और थोड़ी कम थी। सर वर्डिस ने अपने दुश्मन की तरफ अपना पक्ष घुमाया, अपनी ढाल का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन ने उसे घेर लिया, बिल्ली की तरह तेजी से। भाड़े का तलवारबाज मजबूत होता जा रहा था। उसके घाव अब अपने निशान छोड़ रहे थे। शूरवीर के कवच पर, उसकी दाहिनी जांघ पर गहरे चमकदार घाव चमक रहे थे। उसकी चोंचदार टोपी उसकी छाती पर लगी हुई थी, जो उसके गले के सामने की ओर लगी हुई थी। सर वर्डिस के दाहिने हाथ पर चांद और बांस का रोंडेल दो हिस्सों में कटा हुआ था, जो उसके पट्टे से लटका हुआ था। वे उसकी सांसों की आवाज सुन सकते थे, जो उसकी टोपी के हवा के छेदों से बाहर आ रही थी। वे अहंकार में अंधे थे, यहां तक कि घाटी के शूरवीर और स्वामी भी देख सकते थे कि उनके नीचे क्या हो रहा था, लेकिन उसकी बहन नहीं देख सकती थी। बस सर वर्डिस, लेडी लिसा ने नीचे से आवाज लगाई। अब उसे खत्म करो, मेरा बच्चा थक रहा है। और सर वर्डिस एगेन के बारे में यह कहा जाना चाहिए कि वह अपनी महिला की आज्ञा का पालन करता रहा, यहां तक कि आखिरी तक। एक पल वह पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था, अपनी जख्मी ढाल के पीछे आधा झुका हुआ। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। अचानक हुए बैल के हमले ने ब्रॉन को असंतुलित कर दिया। सर वर्डिस उससे टकराया और अपनी ढाल के किनारे को भाड़े के सैनिक के चेहरे पर दे मारा। लगभग ब्रॉन ने अपने पैर खो दिए। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा, एक चट्टान पर ठोकर खाई और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए रोती हुई महिला को पकड़ लिया। अपनी ढाल को एक तरफ फेंकते हुए सर वर्डिस उसके पीछे भागा, दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाई। अब उसकी दाहिनी भुजा कोहनी से उंगलियों तक खून से लथपथ थी। फिर भी उसका आखिरी हताश वार ब्रॉन को गर्दन से नाभि तक चीर देता, अगर भाड़े का तलवारबाज उसे झेलने के लिए खड़ा होता। लेकिन ब्रॉन पीछे हट गया। जॉन एरन की सुंदर उत्कीर्ण चांदी की तलवार रोती हुई महिला की संगमरमर की कोहनी से टकराई और ब्लेड के 1/3 हिस्से तक साफ टूट गई। ब्रॉन ने अपना कंधा मूर्ति की पीठ पर रखा। एलिसा एरन की मौसम से ग्रसित आकृति लड़खड़ा गई और एक बड़ी दुर्घटना के साथ गिर गई, और सर वर्डिस एगेन उसके नीचे गिर गया। ब्रॉन एक पल में उसके ऊपर था। उसने अपने टूटे हुए रोंडेल के बचे हुए हिस्से को लात मारकर हाथ और ब्रेस्ट प्लेट के बीच की कमजोर जगह को उजागर किया। सर वर्डिस रोती हुई महिला के टूटे धड़ के नीचे अपनी तरफा से एंगस पर लेटा हुआ था। कैटलिन ने शूरवीर की कराह सुनी, जब भाड़े के सैनिक ने दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाई और अपने पूरे वजन के साथ उसे बांह के नीचे और पसलियों के बीच से अंदर की ओर धकेला। सर वर्डिस अगेन कांप उठा और चुपचाप लेटा रहा। आईडी पर सन्नाटा छाया हुआ था। ब्रॉन ने अपना आधा हेलमेट उतार दिया और उसे घास पर गिरा दिया। उसका होंठ कुचला हुआ था और उस जगह खून से लथपथ था जहां ढाल ने उसे पकड़ा था, और उसके कोयले जैसे काले बाल पसीने से भीगे हुए थे। उसने एक टूटा हुआ दांत थूक दिया। क्या यह खत्म हो गया है मम्मा? आईडी के भगवान ने पूछा। नहीं, कैटलिन उसे बताना चाहती थी, यह अभी शुरू हुआ है। हाँ, लिसा ने उदास होकर कहा। उसकी आवाज उसके गार्ड के कप्तान की तरह ठंडी और मृत थी।
क्या मैं अब छोटे आदमी को उड़ा सकता हूं? बगीचे के उस पार टायरियन लैनिस्टर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये छोटा आदमी नहीं, उसने कहा। ये छोटा आदमी शलजम के फहराने वाले जहाज में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मान लेते हैं, लिसा ने शुरू किया। मुझे लगता है कि हाउस एरन को अपने शब्द याद हैं, शैतान ने कहा। सम्मान के बराबर। आपने वादा किया था कि मैं उसे उड़ा सकता हूं। आयरी के भगवान ने अपनी मां पर चिल्लाया। वह कांपने लगा। लेडी लिसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। देवताओं ने उसे निर्दोष घोषित करना उचित समझा है। बच्चे, हमारे पास उसे मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी आवाज ऊंची की। गार्ड, मेरे स्वामी लैनिस्टर और उसके प्राणी को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। उन्हें खूनी द्वार तक ले जाओ और उन्हें आजाद करो। देखो कि उनके पास ट्राइडेंट तक पहुंचने के लिए घोड़े और पर्याप्त रसद है, और सुनिश्चित करो कि उनके सभी सामान और हथियार उन्हें वापस कर दिए जाएं। उन्हें उच्च मार्ग पर उनकी जरूरत होगी। उच्च मार्ग, टायरियन लैनिस्टर ने कहा। लिसा ने खुद को एक फीकी, संतुष्ट मुस्कान की अनुमति दी। यह एक तरह की मौत की सजा थी, कैटलिन ने महसूस किया। टायरियन लैनिस्टर को भी यह पता होना चाहिए। फिर भी बॉने ने मजाकिया धनुष के साथ लेडी एरन का पक्ष लिया। जैसा आप आदेश देते हैं मेरी महिला, उसने कहा। मुझे विश्वास है कि हम रास्ता जानते हैं। वाई जॉन, तुम मेरे द्वारा प्रशिक्षित किए गए किसी भी लड़के की तरह ही निराशाजनक हो। सर एलिसर थॉर्न ने घोषणा की जब वे सभी यार्ड में इकट्ठे हुए थे। तुम्हारे हाथ खाद के फावड़े के लिए बने थे, तलवारों के लिए नहीं। और अगर यह मेरे ऊपर होता तो तुम में से बहुत से सुअर चराने के लिए तैयार होते। लेकिन कल रात मुझे बताया गया कि गुएरेन किंग्स रोड पर 5 नए लड़कों को मार्च कर रहा है। 1 या 2 तो पेशाब की कीमत के बराबर भी हो सकते हैं। उनके लिए जगह बनाने के लिए मैंने आप में से 8 को लॉर्ड कमांडर को सौंपने का फैसला किया है, ताकि वह उनके साथ जैसा चाहे वैसा करे। उसने एक एक करके नाम पुकारे। टॉड, स्टोनहेड, ऑनरोच, लवर, पिंपल, मंकी, सरलून। अंत में उसने जॉन की ओर देखा। और बास्टर्ड। पाइप ने एक जोरदार चीख मारी और अपनी तलवार हवा में उछाल दी। सर एलिसर ने उसे सरीसृप की तरह घूर कर देखा। वे अब तुम्हें नाइट वॉच के आदमी कहेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम यहाँ के मम्मर के बंदर से भी बड़े मूर्ख हो। तुम अभी भी लड़के हो, हरे और गर्मियों की बदबू से भरे हुए, और जब सर्दी आएगी तो तुम मक्खियों की तरह मर जाओगे। और इसके साथ ही सर एलिसर थॉर्न ने उनसे विदा ली। बाकी लड़के उन 8 के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, जिनका नाम लिया गया था, हंस रहे थे, गालियां दे रहे थे और बधाई दे रहे थे। हेल्डर ने अपनी तलवार के सपाट भाग से टॉड के बट पर वार किया और चिल्लाया, टॉड, नाइट वॉच का। यह चिल्लाते हुए कि एक काले भाई को घोड़े की जरूरत है। पिप ने ग्रेन के कंधों पर छलांग लगाई और वे लुढ़कते, मुक्का मारते और हूटिंग करते हुए जमीन पर गिर पड़े। डेरेन शस्त्रागार के अंदर भागा और खट्टे लाल रंग की खाल के साथ लौटा। जब वे शराब को हाथ से हाथ में देते हुए, मूर्खों की तरह मुस्कुराते हुए, जॉन ने देखा कि सैमवेल टार्ली यार्ड के कोने में एक नंगे मृत पेड़ के नीचे अकेले खड़े थे। जॉन ने उसे खाल दी। शराब का एक घूंट। सैम ने अपना सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद जॉन, क्या आप ठीक हैं? बहुत अच्छे, सच में, मोटे लड़के ने झूठ बोला। मैं आप सभी के लिए बहुत खुश हूं। उसके गोल चेहरे पर कांप रहा था क्योंकि वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। आप किसी दिन फर्स्ट रेंजर बनेंगे, जैसे आपके चाचा थे। हाँ, जॉन ने सही किया। वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि बेंजन स्टार्क मर चुका है। जब ग्रेन ने उसका हाथ पकड़ा तो पाइप ने उसकी त्वचा को दबाया और लाल रंग की एक पतली धार जॉन के चेहरे पर छिड़की। हल्दर ने अच्छी शराब की बर्बादी पर विरोध में चिल्लाया। जॉन ने हकलाया और संघर्ष किया। मैथर और जेरेन दीवार पर चढ़ गए और उन सभी पर बर्फ के गोले फेंकने लगे। जब तक वह छूटा, उसके बालों में बर्फ और सरकोट पर शराब के दाग थे। तब तक सैमवेल टार्ली जा चुका था। उस रात थ्री फिंगर हॉब ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए लड़कों के लिए एक विशेष भोजन पकाया। जब जॉन कॉमन हॉल में पहुंचा तो लॉर्ड स्टीवर्ड ने खुद उसे आग के पास बेंच पर ले जाया। बड़े लोगों ने गुजरते समय उसकी बांह पर थपथपाया।
8 भावी भाई लहसुन और जड़ी बूटियों की परत में पके हुए मेमने के मांस पर दावत कर रहे थे, जिसे पुदीने की टहनियों से सजाया गया था और मक्खन में तैरते हुए मैश किए हुए पीले शलजम से घिरा हुआ था। लॉर्ड कमांडर की अपनी मेज से बोवेन मार्श ने उन्हें बताया। पालक और छोले और शलजम के साग के सलाद थे और उसके बाद आइस्ड ब्लूबेरी और मीठी क्रीम के कटोरे थे। क्या आपको लगता है कि वे हमें एक साथ रखेंगे? पाइप ने आश्चर्य जताया, क्योंकि वे खुशी से खुद को भर रहे थे। टॉड ने चेहरा बनाया। मुझे उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हारे उन कानों को देखकर थक गया हूं। हो, पाइप ने कहा। कौए को कौवे को काला कहते हुए सुनो। तुम निश्चित रूप से एक रेंजर होगे टॉड। वे तुम्हें महल से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना चाहेंगे। अगर मेंस रेडर हमला करता है तो अपना छज्जा उठाओ और अपना चेहरा दिखाओ और वह चिल्लाता हुआ भाग जाएगा। हर कोई हंसा सिवाय ग्रेन के। मुझे उम्मीद है कि मैं एक रेंजर हूं। तुम और बाकी सभी, मथार ने कहा। हर आदमी जिसने काला पहना था दीवार पर चला गया और हर आदमी से इसकी रक्षा के लिए स्टील उठाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन रेंजर्स नाइट वॉच के असली लड़ाकू दिल थे। यह वे ही थे जिन्होंने दीवार से आगे निकलने की हिम्मत की। भूतिया जंगल और शैडो टॉवर के पश्चिम में बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए, वाइल्डलिंग्स और दिग्गजों और राक्षसी हिम भालुओं से लड़ते हुए। हर कोई नहीं, हल्दर ने कहा। मेरे लिए यह बिल्डर्स हैं। अगर दीवार गिर गई तो रेंजर्स का क्या उपयोग होगा? निर्माणकर्ताओं के आदेश ने राजमिस्त्री और बढ़ई को किले और टावरों की मरम्मत करने, खनिकों को सुरंग खोदने और सड़कों और फुटपाथों के लिए पत्थर तोड़ने और जंगल के लोगों को जंगल की नई वृद्धि को साफ करने के लिए प्रदान किया, जहां भी जंगल दीवार के बहुत करीब था। एक बार ऐसा कहा जाता था, उन्होंने प्रेतवाधित जंगल में गहरी जमी हुई झीलों से बर्फ के विशाल ब्लॉकों को खोदा था, उन्हें स्लेज पर दक्षिण की ओर घसीटते हुए, ताकि दीवार को और भी ऊंचा किया जा सके। हालांकि वे दिन सदियों बीत चुके थे। अब वे ईस्ट वॉच से शैडो टॉवर तक दीवार पर सवार होकर दरारों या पिघलने के संकेतों पर नजर रखते हुए और जो भी मरम्मत कर सकते थे कर सकते थे। ओल्ड बियर कोई मूर्ख नहीं है, डेरेन ने कहा। आप निश्चित रूप से एक बिल्डर होंगे और जॉन निश्चित रूप से एक रेंजर होगा। वह हमारे बीच सबसे अच्छा तलवारबाज और सबसे अच्छा सवार है। और उसके चाचा उसके पहले प्रथम थे। उसकी आवाज अजीब तरह से धीमी हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग क्या कह दिया था। बेंजन स्टार्क अभी भी प्रथम रेंजर है, जॉन स्नो ने उसे ब्लूबेरी के अपने कटोरे से खेलते हुए बताया। बाकी लोगों ने शायद अपने चाचा की सुरक्षित वापसी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन उसने नहीं। उसने जामुन को दूर धकेल दिया, मुश्किल से छुआ और बेंच से उठ गया। क्या तुम उन्हें नहीं खाने वाले हो? टॉड ने पूछा। वे तुम्हारे हैं। जॉन ने हॉब की शानदार दावत का स्वाद बमुश्किल ही चखा था। मैं एक और निवाला नहीं खा सका। उसने दरवाजे के पास हुक से अपना लबादा निकाला और कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकल गया। पिप उसके पीछे पीछे गया। जॉन, क्या है? सैम, उसने स्वीकार किया। आज रात वह टेबल पर नहीं था। खाना छोड़ना उसके स्वभाव में नहीं है, पिप ने सोच समझकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि वह बीमार पड़ गया है? वह डरा हुआ है। हम उसे छोड़ रहे हैं। उसे वह दिन याद आया जब उसने विंटरफेल छोड़ा था। सारी कड़वी मीठी विदाई। ब्रैंड टूटा हुआ पड़ा था। रॉब के बालों में बर्फ थी। आर्या उसे नीडल देने के बाद उसे चूम रही थी। एक बार जब हम अपनी बात कह देंगे तो हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हम में से कुछ को ईस्ट वॉच या शैडो टॉवर भेजा जा सकता है। सैम प्रशिक्षण में रहेगा। रास्ट और क्यूगर जैसे लोगों और किंग्स रोड पर आने वाले इन नए लड़कों के साथ। भगवान ही जानते हैं कि वे कैसे होंगे, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि सर एलिसर उन्हें उसके खिलाफ भेज देगा पहला मौका मिलने पर। पिप ने मुंह बनाया। तुमने वह सब किया जो तुम कर सकते थे। हम जो कर सकते थे वह पर्याप्त नहीं था, जॉन ने कहा। खोस्ट के लिए हार्डन टॉवर में वापस जाते समय उस पर गहरी बेचैनी थी। डायर वुल्फ उसके साथ अस्तबल में चला गया। कुछ ज्यादा ही डरपोक घोड़ों ने अपने अस्तबलों पर लात मारी और अंदर घुसते ही अपने कान पीछे कर लिए। जॉन ने अपनी घोड़ी पर काठी लगाई, उस पर सवार हुआ और चांदनी रात में कैसल ब्लैक से दक्षिण की ओर निकल पड़ा। घोस्ट उसके आगे दौड़ा, जमीन पर उड़ता हुआ
पलक झपकते ही गायब हो गया। जॉन ने उसे जाने दिया। एक भेड़िए को शिकार करने की जरूरत थी। उसके दिमाग में कोई मंजिल नहीं थी। वह सिर्फ सवारी करना चाहता था। वह कुछ समय तक नाले के किनारे चला, चट्टानों पर पानी की बर्फीली धार को सुनता रहा। फिर खेतों को पार करके किंग्स रोड पर पहुंच गया। यह उसके सामने फैला हुआ था, संकरा और पथरीला और खरपतवारों से भरा हुआ, कोई खास वादा न करने वाला रास्ता। फिर भी इसे देखकर जॉन स्नो में एक बड़ी लालसा भर गई। विंटरफेल उस सड़क के नीचे था और उसके आगे रिवर रन और किंग्स लैंडिंग और आयरी और बहुत सी दूसरी जगहें थीं। कैस्टरली रॉक, फेसेस के द्वीप, डोर्न के लाल पहाड़, समुद्र में ब्रावोस के 100 द्वीप, पुराने वैलेरिया के धुआं उगलते खंडहर, वे सभी जगहें जो जॉन कभी नहीं देख पाएगा। दुनिया उस सड़क पर थी और वह यहां था। एक बार जब उसने अपनी शपथ ली तो दीवार उसका घर होगी जब तक कि वह मास्टर एमोन के रूप में बूढ़ा न होश आय हो जाए। मैंने अभी तक शपथ नहीं ली है, उसने बुदबुदाया। वह कोई अपराधी नहीं था जो अपने अपराधों के लिए काला धन लेने या दंड भुगतने के लिए बाध्य हो। वह यहां स्वतंत्र रूप से आया था और वह स्वतंत्र रूप से जा सकता था जब तक कि वह शब्द न कहे। उसे बस आगे बढ़ने की जरूरत है और वह यह सब पीछे छोड़ सकता है। जब तक चांद फिर से पूर्ण होगा, वह अपने भाइयों के साथ विंटरफेल में वापस आ जाएगा। तुम्हारे सौतेले भाई, अंदर की एक आवाज ने उसे याद दिलाया, और लेडी स्टार्क, जो तुम्हारा स्वागत नहीं करेगी। विंटरफेल में मां उसके लिए कोई जगह नहीं थी। किंग्स लैंडिंग में भी कोई जगह नहीं थी। यहां तक कि उसकी अपनी मां के पास भी उसके लिए जगह नहीं थी। उसके बारे में सोचकर वह उदास हो जाता था। वह सोच रहा था कि वह कौन थी, कैसी दिखती थी। उसके पिता ने उसे क्यों छोड़ा था? क्योंकि वह एक वेश्या या व्यभिचारिणी थी, मूर्ख, कुछ अंधेरा और अपमानजनक। या फिर लॉर्ड एडार्ड को उसके बारे में बात करने में शर्म क्यों आती थी? जॉन स्नो किंग्स रोड से दूर मुड़ा और अपने पीछे देखने लगा। कैसल ब्लैक की आग एक पहाड़ी के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन दीवार वहां थी, चांद के नीचे पीली, विशाल और ठंडी, क्षितिज से क्षितिज तक फैली हुई। उसने अपने घोड़े को घुमाया और घर के लिए चल पड़ा। घोस्ट वापस लौटा जब वह एक चढ़ाई पर पहुंचा और उसने लॉर्ड कमांडर के टॉवर से दूर से लैंप की रोशनी की चमक देखी। घोड़े के बगल में टहलते हुए डायर वुल्फ का थूथन खून से लाल था। जॉन ने खुद को वापस जाते हुए सैमुएल टार्ली के बारे में सोचते हुए पाया। जब तक वह अस्तबल में पहुंचा, उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए। मास्टर एमोन के अपार्टमेंट रोकड़ी के नीचे एक मजबूत लकड़ी के घर में थे। वृद्ध और कमजोर, मास्टर ने अपने कक्षों को 2 छोटे प्रबंधकों के साथ साझा किया, जो उसकी जरूरतों का ध्यान रखते थे और उसके कर्तव्यों में उसकी मदद करते थे। भाइयों ने मजाक में कहा कि उसे नाइट वॉच में 2 सबसे बदसूरत आदमी दिए गए थे। अंधा होने के कारण उसे देखने की जरूरत नहीं थी। क्लाइडस छोटा, गंजा और ठोड़ी रहित था, जिसकी छोटी गुलाबी आंखें तिल की तरह थीं। चेट की गर्दन पर कबूतर के अंडे के आकार का एक वेण था और उसका चेहरा फोड़े और फूंसियों से लाल था। शायद इसीलिए वह हमेशा इतना गुस्से में दिखता था। जॉन की दस्तक का जवाब चेट ने ही दिया। मुझे मास्टर एमन से बात करनी है, जॉन ने उससे कहा। मास्टर सो चुके हैं, जैसा कि तुम्हें होना चाहिए। कल वापस आना और शायद वे तुम्हें देख लें। उसने दरवाजा बंद करना शुरू किया। जॉन ने अपने बूट से उसे खोल दिया। मुझे अब उनसे बात करनी है, सुबह बहुत देर हो जाएगी, चेट ने गुस्से से कहा। मास्टर को रात में जगाए जाने की आदत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वह कितने साल का है? तुमसे ज्यादा शिष्टाचार से आगंतुकों का इलाज करने के लिए पर्याप्त उम्र का है, जॉन ने कहा। उसे माफ कर दो। अगर यह जरूरी न होता तो मैं उसके आराम में खलल नहीं डालता। और अगर मैं मना कर देता, जॉन ने अपने बूट को दरवाजे में मजबूती से फंसा रखा था। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं पूरी रात यहां खड़ा रह सकता हूं। काले भाई ने घिनौनी आवाज निकाली और उसे अंदर आने के लिए दरवाजा खोला। लाइब्रेरी में रुको, लकड़ी है, आग जलाओ। मैं तुम्हारे कारण मास्टर को ठंड नहीं लगने दूंगा। जब तक चेट मास्टर एमोन को अंदर ले गया, तब तक जॉन ने लकड़ियों को चटकाना शुरू कर दिया था। बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर के लबादे में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके गले में उसके आदेश का चेन कॉलर था। मास्टर सोने के लिए भी इसे नहीं उतारता।
आग के पास की कुर्सी सुखद होगी, उसने कहा जब उसने अपने चेहरे पर गर्मी महसूस की। जब वह आराम से बैठ गया तो चेट ने अपने पैरों को फर से ढक लिया और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें जगा दिया मास्टर, जॉन स्नो ने कहा। तुमने मुझे नहीं जगाया, मास्टर एमॉन ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मुझे कम नींद की जरूरत है और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मैं अक्सर आधी रात भूतों के साथ बिताता हूं। 50 साल पहले के समय को याद करता हूं जैसे कि वे कल की बात हो। आधी रात के आगंतुक का रहस्य एक स्वागत योग्य मनोरंजन है। तो मुझे बताओ जॉन स्नो, तुम इस अजीब समय पर क्यों आए हो? यह पूछना कि सैमुएल टार्ली को प्रशिक्षण से हटाकर नाइट वॉच के भाई के रूप में स्वीकार किया जाए, यह मास्टर एमन की चिंता का विषय नहीं है, चेट ने शिकायत की। हमारे लॉर्ड का तुम तो जानते ही हो, फिर मेरे पास क्यों आए हो? लॉर्ड कमांडर तुम्हारी बात सुनता है, जॉन ने उससे कहा, और नाइट वॉच के घायल और बीमार लोग तुम्हारी निगरानी में हैं। और क्या तुम्हारा दोस्त सैमुएल घायल या बीमार है? वह घायल होगा, जॉन ने वादा किया, जब तक तुम मदद नहीं करोगे। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, यहां तक कि वह हिस्सा भी जहां उसने घोस्ट को रेस्ट के गले पर चढ़ा दिया था। मास्टर एमन चुपचाप सुनता रहा, अंधी आंखें आग पर टिकी रहीं, लेकिन चेट का चेहरा हर शब्द के साथ काला पड़ गया। हमारे बिना उसे सुरक्षित रखने के लिए सैम के पास कोई मौका नहीं होगा, जॉन ने समाप्त किया। वह तलवार से बेकार है। मेरी बहन आर्या उसे चीर सकती है और वह अभी 10 साल की नहीं हुई है। अगर सर एलिसर उसे लड़ने के लिए मजबूर करता है तो यह केवल समय की बात है कि वह घायल हो जाएगा या मारा जाएगा। चेट और नहीं सह सकता था। मैंने कॉमन हॉल में इस मोटे लड़के को देखा है, उसने कहा। वह एक सुअर है और एक बेकार कायर भी। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है। शायद ऐसा ही हो, मास्टर एमन ने कहा। मुझे बताओ चेट, तुम चाहते हो कि हम ऐसे लड़के के साथ क्या करें? उसे वहीं छोड़ दो जहां वह में है, चेट ने कहा। दीवार कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसे तब तक प्रशिक्षित होने दो जब तक वह तैयार न हो जाए, चाहे इसमें कितने भी साल लग जाएं। सर एलिसर उसे एक आदमी बना देगा या उसे मार देगा, जैसा कि भगवान चाहेंगे। यह बेवकूफी है, जॉन ने कहा। उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक गहरी सांस ली। मुझे याद है कि एक बार मैंने मास्टर लुविन से पूछा था कि वह अपने गले में चेन क्यों पहनता है। मास्टर एमन ने अपने कॉलर को हल्के से छुआ। उसकी हड्डीदार, झुर्रीदार उंगली भारी धातु की कड़ियों को सहला रही थी। आगे बढ़ो। उसने मुझे बताया कि मास्टर का कॉलर चेन से बना होता है ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि उसने सेवा करने की शपथ ली है, जॉन ने याद करते हुए कहा। मैंने पूछा कि प्रत्येक कड़ी एक अलग धातु की क्यों थी। मैंने कहा कि उसके भूरे रंग के लबादे के साथ एक चांदी की चेन ज्यादा अच्छी लगेगी। मास्टर लुविन हंसे। मास्टर अध्ययन के साथ अपनी चेन बनाता है, उसने मुझे बताया। अलग अलग धातुएं अलग अलग तरह की शिक्षा देती हैं। धन और खातों के अध्ययन के लिए सोना, उपचार के लिए चांदी, युद्ध के लिए लोहा। और उसने कहा कि इसके और भी अर्थ हैं। कॉलर को मास्टर को उस क्षेत्र की याद दिलाना चाहिए जिसमें वह सेवा करता है ना? लॉर्ड्स सोना है और नाइट्स स्टील, लेकिन दो कड़ियां मिलकर चेन नहीं बना सकती। आपको चांदी, लोहा और सीसा, टिन और तांबा और कांस्य और बाकी सब भी चाहिए। और वे किसान और लोहार और व्यापारी और इसी तरह के लोग हैं। एक चेन को सभी तरह की धातुओं की जरूरत होती है और एक जमीन को सभी तरह के लोगों की जरूरत होती है। मास्टर एमन मुस्कुराया। और इसीलिए नाइट वॉच को भी सभी तरह की जरूरत होती है। और क्यों रेंजर और स्टीवर्ड और बिल्डर हैं? लॉर्ड रैंडल सैम को योद्धा नहीं बना सके और सर एलिसर भी नहीं बना पाएंगे। आप टिन को लोहे में नहीं बदल सकते, चाहे आप इसे कितनी भी जोर से पीटें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टिन बेकार है। सैम को स्टीवर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? चेट ने गुस्से से कहा। मैं एक स्टीवर्ड हूं। तुम्हें लगता है कि यह आसान काम है, कायरों के लिए उपयुक्त? प्रबंधकों का आदेश वॉच को जीवित रखता है। हम शिकार करते हैं और खेती करते हैं, घोड़ों की देखभाल करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं, भोजन पकाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कपड़े कौन बनाता है? दक्षिण से आपूर्ति कौन लाता है? प्रबंधक।
मास्टर एमन ने नरमी दिखाई। क्या तुम्हारा दोस्त शिकारी है? उसे शिकार से नफरत है। जॉन को स्वीकार करना पड़ा। क्या वह खेत जोत सकता है? मास्टर ने पूछा। क्या वह गाड़ी चला सकता है या जहाज चला सकता है? क्या वह गाय काट सकता है? नहीं। चेट ने एक बुरी हंसी निकाली। मैंने देखा है कि जब उन्हें काम पर लगाया जाता है तो नरम लॉर्डलिंग्स के साथ क्या होता है। उन्हें मक्खन मथने के लिए कहें और उनके हाथ फफोले और खून से लथपथ हो जाते हैं। उन्हें लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी दें और वे अपना पैर खुद काट लेंगे। मुझे पता है कि सैम किसी से भी बेहतर कर सकता है। हाँ, मास्टर एमन ने कहा। जॉन ने सावधानी से चेट की ओर देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था। उसके फोड़े लाल और गुस्से से भरे हुए थे। वह आपकी मदद कर सकता है, उसने जल्दी से कहा। वह हिसाब किताब कर सकता है और वह पढ़ना और लिखना जानता है। मुझे पता है कि चेट पढ़ नहीं सकता है और क्लाइडस की आंखें कमजोर हैं। सैम ने अपने पिता की लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ी। वह कौवों के साथ भी अच्छा रहेगा। जानवर उसे पसंद करते हैं। घोस्ट ने उसे तुरंत अपना लिया। लड़ने के अलावा भी वह बहुत कुछ कर सकता है। नाइट वॉच को हर आदमी की जरूरत है। एक को क्यों मारना बिना किसी उद्देश्य के? इसके बजाय उसका इस्तेमाल करो। मास्टर एमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक संक्षिप्त क्षण के लिए जॉन को डर लगा कि वह सो गया है। अंत में उसने कहा, मास्टर लुविन ने तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया जॉन स्नो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तलवार की तरह ही चतुर है, ऐसा लगता है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जो कुछ तुमने कहा है उस पर सोचूंगा, मास्टर ने उसे दृढ़ता से कहा। और अब मुझे लगता है कि मैं सोने के लिए तैयार हूं। छोटे भाई को दरवाजे तक दिखाओ। टी टायरियन वे मुख्य सड़क से कुछ दूर एस्पेन के एक झुरमुट के नीचे शरण लिए हुए थे। टायरियन मृत लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, जबकि उनके घोड़े एक पहाड़ी धारा से पानी ले रहे थे। वह एक टूटी हुई शाखा उठाने के लिए झुका और उसे गंभीरता से जांचा। क्या यह काम करेगा? मुझे आग लगाने का अभ्यास नहीं है। मोरेक ने मेरे लिए वह किया था। आग लगने पर कबीले के लोग मीलों दूर से हम पर टूट पड़ेंगे। मेरा मतलब इस यात्रा में बचना है, लैनिस्टर। और आप ऐसा कैसे करने की उम्मीद करते हैं? टायरियन ने पूछा। उसने शाखा को अपनी बांह के नीचे दबाया और अधिक खोजने के लिए विरल झाड़ियों में इधर उधर टटोला। झुकने के प्रयास से उसकी पीठ दर्द कर रही थी। वे भोर से ही सवारी कर रहे थे जब एक पत्थर के चेहरे वाले सर लिन कॉर्ब्रे ने उन्हें ब्लडी गेट के माध्यम से प्रवेश कराया था और उन्हें कभी वापस न लौटने का आदेश दिया था। हमारे पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है, ब्रॉन ने कहा, लेकिन 2 लोग 10 से अधिक जमीन को कवर कर सकते हैं और कम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम इन पहाड़ों में जितने कम दिन बिताएंगे उतना ही अधिक हम नदी के किनारे पहुंचने के करीब होंगे। मैं कहता हूं, कड़ी मेहनत और तेजी से सवारी करें। रात में यात्रा इसे आजमाओ जैसा तुम चाहो, और मुझे माफ कर दो अगर मैं तुम्हें दफनाने के लिए देर न करूं। तुम मुझसे ज्यादा जीना चाहते हो बोना? भाड़े का सिपाही मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरा अंतर था। जहां सर वर्डिस एगन की ढाल के किनारे से एक दांत आधा टूट गया था। टायरियन ने कंधे उचका दिए। रात में तेज और तेज सवारी करना पहाड़ से नीचे गिरने और अपनी खोपड़ी को तोड़ने का एक पक्का तरीका है। मैं अपनी क्रॉसिंग को धीमा और आसान बनाना पसंद करता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें घोड़े का स्वाद पसंद है, ब्रॉन, लेकिन अगर इस बार हमारे घोड़े हमारे नीचे मर गए तो हम शैडो कैट्स की काठी लगाने की कोशिश करेंगे। और सच कहा जाए तो मुझे लगता है कि हम चाहे कुछ भी करें, कबीले हमें ढूंढ लेंगे। उनकी नजरें हम पर हैं। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को हवा से उकेरी गई ऊंची चट्टानों पर फेरा जो उन्हें घेरे हुए थी। ब्रॉन ने मुंह बनाया। तो हम मर चुके हैं लैनिस्टर। अगर ऐसा है तो मैं आराम से मरना पसंद करूंगा, टायरियन ने जवाब दिया। हमें आग की है। यहां रातें ठंडी हैं और गर्म भोजन हमारे पेट को गर्म करेगा और हमारी आत्माओं को ऊपर उठाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई खेल है? लेडी लिसा ने दया करके हमारे लिए नमकीन बीफ, हार्ड चीज और बासी रोटी की एक सच्ची दावत का प्रबंध किया है, लेकिन मैं निकटतम मास्टर से इतनी दूर एक दांत नहीं तोड़ना चाहूंगा। मैं मांस ढूंढ सकता। अगर मैं तुम्हारा घोड़ा ले लेता तो मुझे इसे पार करने का 2 गुना मौका मिलता। तब तुम क्या करोगे, बोना? मर जाओगे शायद। टायरियन एक और छड़ी लेने के लिए झुका।
तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगा? तुम इसे एक पल में कर दोगे अगर इससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम अपने दोस्त चिगेन को चुप कराने में बहुत तेज थे जब उसने अपने पेट में तीर पकड़ा था। ब्रॉन ने उस आदमी के सिर को बालों से पीछे खींचा और अपनी तलवार की नोक उसके कान के नीचे घुसा दी और उसके बाद कैटलिन स्टार्क को बताया कि दूसरा भालाधारी अपने घाव से मर गया है। वह मर चुका था, ब्रॉन ने कहा, और उसकी कराह उन्हें हम पर गिरा रही थी। चिगेन ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया होता। और वह कोई दोस्त नहीं था, बस एक आदमी था जिसके साथ मैं सवार था। कोई गलती मत करो बोना, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे तुम्हारी तलवार की जरूरत थी, टायरियन ने कहा। तुम्हारे प्यार की नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भर लकड़ी जमीन पर फेंक दी। ब्रॉन मुस्कुराया। तुम किसी भी भाड़े के सिपाही की तरह साहसी हो। मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? पता है, टायरियन आग जलाने के लिए अपने छोटे पैरों पर अजीब तरह से बैठ गया। मैंने पासा फेंका। सराय में वापस आकर तुम और चिगेन ने मुझे बंदी बनाने में मदद की। क्यों? दूसरों ने इसे अपना कर्तव्य समझा, अपने स्वामियों के सम्मान के लिए। लेकिन तुम दोनों ने नहीं। तुम्हारा कोई स्वामी नहीं था, कोई कर्तव्य नहीं था और बहुत कम सम्मान था, तो खुद को शामिल करने की परेशानी क्यों? उसने अपना चाकू निकाला और लकड़ी के एक टुकड़े से छाल की कुछ पतली पट्टियां काट ली जो उसने जलाने के लिए इकट्ठा की थी। अच्छा, भाड़े के सिपाही कुछ क्यों करते हैं? सोने के लिए। तुम सोच रहे थे कि लेडी कैटलिन तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें पुरस्कृत करेगी, शायद तुम्हें अपनी सेवा में भी ले ले। चलो, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। क्या तुम्हारे पास चकमक पत्थर है? ब्रॉन ने अपनी बेल्ट की थैली में 2 उंगलियां डाली और एक चकमक पत्थर नीचे फेंका। टायरियन ने उसे हवा में पकड़ लिया। मेरा धन्यवाद, उसने कहा। बात यह है कि आप स्टार्क्स को नहीं जानते थे। लॉर्ड एडार्ड एक गर्वित, सम्माननीय और ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी इससे भी बदतर हैं। ओह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यह सब खत्म हो गया था तो उसने आपके लिए 1 या 2 सिक्के ढूंढे होंगे और एक विनम्र शब्द और अरुचि के भाव के साथ उन्हें आपके हाथ में थमा दिया होगा, लेकिन आप इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते थे। स्टार्क्स उन पुरुषों में साहस, वफादारी और सम्मान की तलाश करते हैं जिन्हें वे अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। और अगर सच कहा जाए, तुम और चिगेन नीच कुल के मैल थे। चिंगारी निकालने की कोशिश में टायरियन ने चकमक पत्थर को खंजर पर मारा। कुछ नहीं। ब्रॉन ने नाक भौं से कोड़ी। तुम्हारी जुबान बहुत बोल्ड है छोटे आदमी। एक दिन कोई इसे काटकर तुम्हें खाने पर मजबूर कर देगा। हर कोई मुझसे यही कहता है। टायरियन ने भाड़े के सैनिक की ओर देखा। क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? क्षमा करें, लेकिन तुम मैल हो ब्रॉन। कोई गलती मत करो। कर्तव्य, सम्मान, दोस्ती, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, खुद को परेशान मत करो। हम दोनों जवाब जानते हैं। फिर भी तुम बेवकूफ नहीं हो। एक बार जब हम घाटी में पहुंच गए तो लेडी स्टार्क को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे थी। और एक चीज जिसकी लैनिस्टर्स के पास कभी कमी नहीं रही है, वह है सोना। जब पासा फेंकने का क्षण आया, यहां, ब्रॉन ने बैठते हुए कहा, मैं यह करूंगा। उसने टायरियन के हाथों से चाकू और चकमक पत्थर लिया और अपनी पहली कोशिश में ही चिंगारी जलाई। छाल का एक कर्ल सुलगने लगा। अच्छा किया, टायरियन ने कहा। तुम भले ही घटिया हो, लेकिन तुम निस्संदेह उपयोगी हो और अपने हाथ में तलवार लेकर तुम मेरे भाई जैमी जितने ही अच्छे हो। तुम क्या चाहते हो ब्रॉन? सोना, जमीन, औरतें? मुझे जिंदा रखो और तुम यह सब पालोगे। ब्रॉन ने आग पर धीरे से फूंक मारी और लपटें और ऊपर उठ गईं। और अगर तुम मर गए तो क्यों? मेरे पास एक शोक करने वाला होगा जिसका दुख सच्चा होगा, टायरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं मर जाऊंगा तो सोना खत्म हो जाएगा। आग अच्छी तरह से धधक रही थी। ब्रॉन खड़ा हुआ, चकमक पत्थर को अपनी थैली में वापस रखा और टायरियन को अपना खंजर फेंक दिया। ठीक है, उसने कहा, मेरी तलवार तो तुम्हारी है, लेकिन हर बार जब तुम शौच करोगे तो मुझे घुटने टेकने और तुम्हें डांटने के लिए मत खोजो। मैं किसी आदमी का चापलूस नहीं हूं, न ही किसी आदमी का दोस्त, टायरियन ने कहा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर तुम्हें इसमें लाभ दिखाई देता है तो तुम लेडी स्टार्क की तरह ही मुझे धोखा दोगे। अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम मुझे बेचने के लिए ललचाओ तो यह याद रखना, ब्रॉन, मैं उनकी कीमत से मेल खाऊंगा।
चाहे वह कुछ भी हो। मुझे जीना पसंद है। और अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लिए कुछ रात का खाना ढूंढ सकते हो? घोड़ों का ख्याल रखना, ब्रॉन ने कहा, अपनी कमर पर पहनी हुई लंबी तलवार को उतारते हुए। वह पेड़ों की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे बाद घोड़ों को रगड़ रगड़ कर खिलाया गया। आग खुशी से जल रही थी और एक युवा बकरी की पीठ आग की लपटों के ऊपर घूम रही थी, थूक रही थी और फुफकार रही थी। अब हमारे पास बस अपने बच्चे को नहलाने के लिए कुछ अच्छी शराब की कमी है, टायरियन ने कहा। वह एक औरत और 1 दर्जन तलवारें, ब्रॉन ने कहा। वह आग के पास क्रॉस लेग करके बैठा था, अपनी तलवार की धार को ऑनेलस स्टोन से तेज कर रहा था। जब उसने तलवार को स्टील पर खींचा तो उसमें कुछ अजीब तरह की आश्वस्त करने वाली आवाज थी। जल्द ही पूरा अंधेरा हो जाएगा, सेल्सवर्ड ने इशारा किया। मैं पहले पहरा दूंगा क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा होगा। उन्हें हमारी नींद में ही मार देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओह, मुझे लगता है कि वे सोने से बहुत पहले ही यहां पहुंच जाएंगे। भूनते हुए मांस की महक से टायरियन के मुंह में पानी आ गया। ब्रॉन ने उसे आग के पार देखा। तुम्हारे पास एक योजना है, उसने पत्थर पर स्टील की खरोंच के साथ सपाट लहजे में कहा। एक उम्मीद, इसे बुलाओ, टायरियन ने कहा। पासे की एक और उछाल, हमारे जीवन को दांव पर लगाकर। टायरियन ने कंधे उचका दिए। हमारे पास क्या विकल्प है? वह आग पर झुका और बच्चे से मांस का एक पतला टुकड़ा काटा। आह, उसने चबाते हुए खुशी से आह भरी। उसकी ठुड्डी से चर्बी बह रही थी। जितना मैं चाहता था उससे थोड़ा सख्त है और मसाले की कमी है, लेकिन मैं बहुत जोर से शिकायत नहीं करूंगा। अगर मैं वापस आयरी में होता तो मैं उबले हुए बीन की उम्मीद में एक खाई पर नाच रहा होता। और फिर भी आपने टर्नकी को सोने का पर्स दिया, ब्रॉन ने कहा। एक लैनिस्टर हमेशा अपने कर्ज चुकाता है। यहां तक कि मॉर्ड को भी शायद ही इस पर यकीन हुआ जब टायरियन ने उसे चमड़े का पर्स दिया। जेलर की आंखें उबले अंडे की तरह बड़ी हो गई थीं जब उसने ड्रॉ स्ट्रिंग को खोला और सोने की चमक देखी। मैंने चांदी रख ली, टायरियन ने उसे कुटिल मुस्कान के साथ कहा था। लेकिन तुम्हें सोना देने का वादा किया गया था और यह यहां है। यह मोर्ड जैसे आदमी के लिए कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने के जीवन काल में मिलने वाली उम्मीद से कहीं ज्यादा था। और याद रखो मैंने क्या कहा, यह केवल एक स्वाद है। अगर तुम कभी लेडी एरिन की सेवा से थक जाओ तो खुद को कैस्टरली रॉक में पेश करो और मैं तुम्हें बाकी का भुगतान करूंगा जो मुझे तुम्हारा देना है। दोनों हाथों से सुनहरे ड्रैगन निकलते हुए मोर्ड अपने घुटनों पर गिर गया और वादा किया कि वह बस यही करेगा। ब्रॉन ने अपनी तलवार निकाली और मांस को आग से बाहर निकाला। उसने हड्डी से जले हुए मांस के मोटे टुकड़े काटना शुरू कर दिया, जबकि टायरियन ने ट्रेंचर के रूप में काम करने के लिए बासी रोटी के 2 हील को खोखला कर दिया। अगर हम नदी तक पहुंचते हैं तो तुम क्या करोगे? भाड़े के सैनिक ने काटते हुए पूछा। ओह, एक वेश्या और एक पंख और शराब की एक बोतल शुरुआत के लिए। टायरियन ने अपना ट्रेंचर आगे बढ़ाया और ब्रॉन ने उसमें मांस भर दिया। और फिर कैस्टरली रॉक या किंग्स लैंडिंग, मुझे लगता है मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए, एक खास खंजर के बारे में। भाड़े के सिपाही ने चबाया और निगल लिया। तो तुम सच कह रहे थे, ये तुम्हारा चाकू नहीं था? टायरियन ने हल्के से मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हें झूठा लग रहा हूं? जब तक उनके पेट भरे तब तक तारे निकल आए थे और पहाड़ों पर आधा चांद उग रहा था। टायरियन ने अपनी छायादार चादर जमीन पर फैला दी और अपनी काठी को तकिए की तरह फैला लिया। हमारे दोस्त अपना समय बिता रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे जाल में फंसने का डर होता, ब्रॉन ने कहा। हम उन्हें लुभाने के लिए नहीं तो इतने खुले क्यों होते? टायरियन ने ठहाका लगाया। तो हमें गाना चाहिए और उन्हें डराकर भागना चाहिए। उसने एक धुन बजाना शुरू कर दिया। तुम पागल हो बॉने, ब्रॉन ने कहा और अपनी तलवार से अपने नाखूनों के नीचे से ग्रीस साफ किया। संगीत के प्रति तुम्हारा प्यार कहां है ब्रॉन? अगर तुम्हें संगीत चाहिए था तो तुम्हें गायक को अपना समर्थक बनाना चाहिए था। टायरियन मुस्कुराया। यह मजेदार होता। मैं उसे अपने वुडहार्प से सर वर्डिस को रोकते हुए देख सकता हूं। उसने अपनी सीटी बजाना फिर से शुरू किया। क्या तुम यह गाना जानते हो? उसने पूछा। तुम इसे यहां वहां सराय और वेश्यालयों में सुनते हो। मिरिश, द सीजन्स ऑफ माई लव।
मीठा और दुखद, अगर तुम शब्दों को समझो। जिस पहली लड़की के साथ मैंने कभी बिस्तर पर सोया था, वह इसे गाती थी और मैं इसे अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाया। टायरियन ने आसमान की ओर देखा। यह एक साफ ठंडी रात थी और पहाड़ों पर तारे सत्य की तरह उज्जवल और निर्दयी चमक रहे थे। मैं उससे ऐसी ही एक रात में मिला था। उसने खुद को यह कहते हुए सुना। जैमी और मैं लैनी स्पोर्ट्स से वापस आ रहे थे जब हमने एक चीख सुनी और वह 2 आदमियों के साथ सड़क पर भागती हुई आई, जो उसे धमकी देते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे भाई ने अपनी तलवार निकाली और उनका पीछा किया, जबकि मैं लड़की की रक्षा करने के लिए घोड़े से उतर गया। वह मुझसे मुश्किल से 1 साल बड़ी थी, काले बाल, दुबली पतली, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आपका दिल टूट जाएगा। इसने निश्चित रूप से मेरा दिल तोड़ दिया। निम्न जन्मी, आधी भूखी, बिना नहाए, फिर भी प्यारी। उन्होंने उसके पहने हुए चिथड़ों को उसकी पीठ से आधा फाड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे अपने लबादे में लपेट लिया, जबकि जैमी उन आदमियों का जंगल में पीछा कर रहा था। जब तक वह वापस आया, मैंने उससे एक नाम और एक कहानी जान ली थी। वह एक किसान की बच्ची थी जो अपने पिता की बुखार से मृत्यु के बाद अनाथ हो गई थी। वह कहीं नहीं जा रही थी। जेमी उन आदमियों का शिकार करने के लिए पूरी तरह से बेचैन था। कैस्टरली रॉक के इतने करीब यात्रियों पर अक्सर डाकू शिकार करने की हिम्मत नहीं करते थे और उसने इसे अपमान के रूप में लिया। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वह अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे सबसे नजदीकी सराय में ले जाने और उसे खाना खिलाने की पेशकश की, जबकि मेरा भाई मदद के लिए रॉक पर वापस चला गया। वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भूखी थी। हमने 2 पूरे मुर्गे और 1/3 का हिस्सा खाया और बातें करते हुए शराब का 1 गिलास पिया। मैं केवल 13 साल का था और मुझे डर है कि शराब मेरे सिर पर चढ़ गई थी। अगली बात जो मैंने जानी वह यह कि मैं उसके साथ बिस्तर पर था। वह शर्मीली थी तो मैं उससे भी ज्यादा शर्मीला था। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मुझे यह साहस कहां से मिला। जब मैंने उसका कौमार्य तोड़ा तो वह रोई, लेकिन बाद में उसने मुझे चूमा और अपना छोटा सा गाना गाया और सुबह तक मैं प्यार में पड़ गया। तुम? ब्रॉन की आवाज में मजा था। बेतुका है ना? टायरियन ने फिर से गाना बजाना शुरू किया। मैंने उससे शादी की। उसने आखिरकार स्वीकार किया। कैस्टरली रॉक के एक लैनिस्टर ने एक क्रॉफ्टर की बेटी से शादी की। ब्रॉन ने कहा, आपने यह कैसे प्रबंधित किया? ओह, आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक लड़का कुछ झूठ, 50 चांदी के टुकड़े और एक शराबी सेप्टन से क्या बना सकता है। मैं अपनी दुल्हन को कैस्टरली रॉक में घर लाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे अपने घर में एक झोपड़ी में रखा और 1 पखवाड़े तक हमने पति पत्नी होने का नाटक किया। और फिर सेप्टन ने होश संभाला और मेरे पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। टायरियन को आश्चर्य हुआ कि इतने सालों के बाद भी यह कहने से उसे कितना उदास महसूस हुआ। शायद वह बस थक गया था। यह मेरी शादी का अंत था। वह उठकर बैठ गया और बुझती हुई आग को घूरता रहा। रोशनी को देखकर पलकें झपकाता रहा। उसने लड़की को दूर भेज दिया। उसने इससे भी बेहतर किया, टायरियन ने कहा। पहले उसने मेरे भाई से मुझे सच बताने को कहा। लड़की एक वेश्या थी, आप देखिए। जैमी ने पूरा मामला, सड़क, डाकू, सब कुछ तय किया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं एक औरत को अपना लूं। उसने एक युवती के लिए दुगना भुगतान किया, यह जानते हुए कि यह मेरा पहला अनुभव होगा। जैमी द्वारा अपना कबूलनामा करने के बाद सबक सिखाने के लिए लॉर्ड टाइवन मेरी पत्नी को लेकर आए और उसे अपने गार्ड को सौंप दिया। उन्होंने उसे उचित भुगतान किया। प्रत्येक आदमी के लिए एक चांदी। कितनी वेश्याओं की इतनी ऊंची कीमत होती है। उसने मुझे बैरक के कोने में बैठाया और मुझे देखने को कहा, और अंत में उसके पास इतने सारे चांदी के सिक्के थे कि सिक्के उसकी उंगलियों से फिसल रहे थे और फर्श पर लुढ़क रहे थे। वह धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। टायरियन ने अपना गला साफ किया और आग से दूर होकर अंधेरे में देखने लगा। लॉर्ड टाइवन ने मुझे सबसे आखिर में जाने को कहा, उसने शांत स्वर में कहा, और उसने मुझे उसे चुकाने के लिए एक सोने का सिक्का दिया, क्योंकि मैं एक लैनिस्टर था और उससे अधिक मूल्यवान था। थोड़ी देर बाद उसने फिर से शोर सुना, पत्थर पर स्टील की खड़खड़ाहट, और ब्रॉन ने अपनी तलवार तेज की। 13 या 30 या 3।
मैं उस आदमी को मार देता जिसने मेरे साथ ऐसा किया। टायरियन ने उसका सामना करने के लिए घूमकर कहा, आपको एक दिन वह मौका मिल सकता है। याद रखें कि मैंने आपको क्या बताया था, एक लैनिस्टर हमेशा अपने कर्ज चुकाता है। उसने जम्हाई ली। मुझे लगता है कि मैं सोने की कोशिश करूंगा। अगर हम मरने वाले हों तो मुझे जगा देना। उसने खुद को छाया की चादर में लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जमीन पथरीली और ठंडी थी, लेकिन कुछ समय बाद टायरियन लैनिस्टर सो गया। उसने आसमानी कोठरी का सपना देखा। इस बार वह जेलर था, कैदी नहीं, बड़ा, हाथ में पट्टा लिए, और वह अपने पिता को पीट रहा था, उसे वापस रसातल की ओर धकेल रहा था। टायरियन, ब्रॉन की चेतावनी धीमी और जरूरी थी। पलक झपकते ही टायरियन जाग गया। आग जलकर राख हो गई थी और छायाएं उनके चारों ओर रेंग रही थी। ब्रॉन ने खुद को एक घुटने पर उठा लिया था। एक हाथ में उसकी तलवार, दूसरे में उसकी तलवार थी। टायरियन ने एक हाथ ऊपर उठाया। स्थिर रहो, उसने कहा। आओ हमारी आग बांटो, रात ठंडी है। उसने रेंगती हुई छायाओं को पुकारा। मुझे डर है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई शराब नहीं है, लेकिन तुम हमारी बकरी का कुछ हिस्सा खा सकते हो। सारी हरकतें रुक गईं। टायरियन ने धातु पर चांदनी की चमक देखी। हमारा पहाड़। पेड़ों से एक आवाज आमद आई, गहरी और कठोर और अप्रिय। हमारी बकरी, तुम्हारी बकरी। टायरियन ने सहमति जताई। तुम कौन हो? जब तुम अपने देवताओं से मिलो, एक अलग आवाज ने जवाब दिया। कहो कि यह स्टोन क्रो के गुरन के बेटे गुंथोर ने तुम्हें उनके पास भेजा था। जैसे ही वह प्रकाश में आया, एक शाखा उसके पैरों के नीचे टूट गई। सींग वाले हेलमेट में एक पतला आदमी, एक लंबे चाकू से लैस, और डॉल्फ का बेटा शग्गा। यह पहली आवाज थी, गहरी और घातक। एक पत्थर उनके बाईं ओर खिसक गया और खड़ा हो गया, और एक आदमी बन गया। वह बहुत बड़ा, धीमा और मजबूत लग रहा था, पूरी तरह से चमड़े के कपड़े पहने हुए। उसके दाहिने हाथ में एक क्लब और बाएं हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने उन्हें एक साथ कुचल दिया क्योंकि वह करीब आ गया। अन्य आवाजों ने अन्य नामों को पुकारा, कौन और टोरेक और जगगोट और कई और, जिन्हें टायरियन ने सुनते ही भूल गया। कम से कम 10। कुछ के पास तलवारें और चाकू थे। अन्य ने पिचफोर्क और दरांती और लकड़ी के भाले लहराए। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि वे अपना नाम चिल्लाना समाप्त नहीं कर देते। उसके बाद उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, मैं टायरियन पुत्र टाइविन, कबीले लैनिस्टर, द लायंस ऑफ द रॉक का सदस्य हूं। हम खुशी खुशी आपको उस बकरी के लिए भुगतान करेंगे जिसे हमने खाया था। टायरियन पुत्र टाइविन, आपके पास हमें देने के लिए क्या है? गुंथर नामक व्यक्ति ने पूछा, जो उनका सरदार लग रहा था। मेरे पर्स में चांदी है, टायरियन ने उनसे कहा। यह हॉबर्ग जो मैं पहनता हूं मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन यह कौन को अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। और मेरे पास जो युद्ध कुल्हाड़ी है वह शग्गा के शक्तिशाली हाथ के लिए उस लकड़ी कुल्हाड़ी से कहीं बेहतर फिट होगी जो वह पकड़ता है। आधा आदमी हमें हमारे अपने सिक्के से भुगतान करेगा, कौन ने कहा। कौन सच कहता है, गुंथर ने कहा। तुम्हारी चांदी हमारी है, तुम्हारे घोड़े हमारे हैं, तुम्हारा हॉबरक और तुम्हारा युद्ध कुल्हाड़ी और तुम्हारा बेल्ट पर चाकू, वे भी हमारे हैं। तुम्हारे पास हमें देने के लिए अपने जीवन के अलावा कुछ नहीं है। टाइविन के बेटे टायरियन, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? अपने बिस्तर पर शराब से भरे पेट और मेरे लिंग के चारों ओर एक युवती का मुंह, 80 साल की उम्र में। उसने जवाब दिया। विशालकाय शग्गा सबसे पहले और सबसे जोर से हंसा। बाकी लोग कम खुश दिखे। कौन? उनके घोड़े ले लो, गुंथर ने आदेश दिया। टायरियन ने तीखी आवाज में कहा, गुंथौर, गुरन के बेटे, मेरी बात सुनो। मेरा घर समृद्ध और शक्तिशाली है। अगर पत्थर के कौवे हमें इन पहाड़ों से सुरक्षित निकाल लेंगे तो मेरे स्वामी पिता तुम पर सोने की वर्षा करेंगे। एक निचले इलाके के स्वामी का सोना आधे आदमी के वादों जितना ही बेकार है, गंथौर ने कहा। मैं भले ही आधा आदमी हूं, टायरियन ने कहा, फिर भी मेरे पास अपने दुश्मनों का सामना करने का साहस है। पत्थर के कौवे क्या करते हैं सिवाय चट्टानों के पीछे छिपने और घाटी के शूरवीरों के पास से गुजरते समय डर से कांपने के? शग्गा ने गुस्से से दहाड़ लगाई और कुल्हाड़ी से क्लब टकराया। जगगोट ने एक लंबे लकड़ी के भाले की आग से सख्त नोक से
टायरियन के चेहरे पर वार किया। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह पीछे न हटे। क्या ये सबसे अच्छे हथियार हैं जो तुम चुरा सकते हो? उसने कहा। भेड़ों को मारने के लिए काफी अच्छे हैं, शायद अगर भेड़ें वापस नहीं लड़ती हैं। मेरे पिता के लोहार बेहतर स्टील बनाते हैं। छोटे लड़के, चग्गा ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरी कुल्हाड़ी का मजाक उड़ाओगे जब मैं तुम्हारी मर्दानगी काटकर बकरियों को खिला दूंगा? लेकिन गुंथर ने हाथ उठाया। नहीं, मैं उसकी बातें सुनूंगा। माताएं भूखी रहती हैं और स्टील सोने से ज्यादा मुंह भरता है। तुम अपनी जान के बदले हमें क्या दोगे? टायरियन, टाइविन का बेटा? तलवारें, लांस, मेल, ये सब और भी बहुत कुछ। गुंथर, गुरन का बेटा। टायरियन लैनिस्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें एरिन की घाटी दूंगा। सिंहासन कक्ष की ऊंची संकरी खिड़कियों से सूर्यास्त की रोशनी फर्श पर फैल रही थी। दीवारों पर गहरे लाल रंग की धारियां बना रही थी जहां कभी ड्रैगन के सिर लटके हुए थे। अब पत्थर शिकार करने वाली टेपेस्ट्री से ढका हुआ था जो हरे, भूरे और नीले रंग से चमकीला था। और फिर भी नेड स्टार्क को ऐसा लग रहा था कि हॉल में एकमात्र रंग खून का लाल था। वह एगॉन द कॉन्करर की विशाल प्राचीन सीट पर बैठा था जो कांटों और दांतेदार किनारों और विचित्र रूप से मुड़ी हुई धातु से बनी एक लोहे की बनी हुई राक्षसी कुर्सी थी। यह, जैसा कि रॉबर्ट ने उसे चेतावनी दी थी, एक नारकीय रूप से असुविधाजनक कुर्सी थी और अब से पहले कभी नहीं, क्योंकि उसका टूटा हुआ पैर हर मिनट और भी तेजी से धड़क रहा था। उसके नीचे की धातु हर घंटे सख्त होती जा रही थी और पीछे की ओर नुकीले स्टील के कारण पीछे झुकना असंभव हो गया था। एगॉन द कॉन्करर ने कहा था, एक राजा को कभी भी आराम से नहीं बैठना चाहिए। जब उसने अपने शस्त्रधारियों को अपने शत्रुओं द्वारा बिछाई गई तलवारों से एक महान आसन बनाने का आदेश दिया। एगॉन को उसके अहंकार के लिए धिक्कार है, नेड ने उदास होकर सोचा, और रॉबर्ट और उसके शिकार को भी धिक्कार है। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये डाकू से ज्यादा कुछ थे? वेरिस ने सिंहासन के नीचे परिषद की मेज से धीरे से पूछा। ग्रैंड मास्टर पाइसेले उसके बगल में बेचैनी से हिले, जबकि लिटिल फिंगर एक कलम से खेल रहा था। वे उपस्थित एकमात्र पार्षद थे। किंग्सवुड में एक सफेद हिरण देखा गया था और लॉर्ड रेनली और सेयर बैरिस्टन राजकुमार जोफ्रे, सैंडोर क्लेगन, बालोन स्वान और आधे दरबार के साथ उसका शिकार करने के लिए राजा के साथ शामिल हुए थे। इसीलिए नेड को उसकी अनुपस्थिति में लौह सिंहासन पर बैठना ही होगा। याचिकाकर्ता ऊंचे दरवाजों के पास एकत्र हुए। शूरवीर और उच्च प्रभु और महिलाएं टेपेस्ट्री के नीचे। गैलरी में छोटे लोग, अपने लबादे, सुनहरे या भूरे रंग में मेल किए गए गार्ड, सभी खड़े थे। ग्रामीण घुटने टेक रहे थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे समान रूप से फटे और खून से लथपथ, उनके चेहरे डर से खिंचे हुए थे। 3 शूरवीर जो उन्हें गवाही देने के लिए यहां लाए थे, उनके पीछे खड़े थे। डाकू, लॉर्ड वेरिस, सर रेमोन डैडी की आवाज में तिरस्कार की बू आ रही थी। ओह, वे डाकू थे, इसमें कोई शक नहीं। लैनिस्टर डाकू। नेड हॉल में बेचैनी महसूस कर सकता था, क्योंकि उच्च प्रभु और सेवक समान रूप से सुनने के लिए तनाव में थे। वह आश्चर्यचकित होने का नाटक नहीं कर सकता था। जब से कैटलिन ने टायरियन लैनिस्टर को पकड़ लिया था, तब से पश्चिम एक टिंडर बॉक्स बन गया था। रिवररन और कैस्टरली रॉक दोनों ने अपने बैनर बुलाए थे और सेनाएं गोल्डन टूथ के नीचे दर्रे में जमा हो रही थीं। यह केवल समय की बात थी जब तक कि खून बहना शुरू नहीं हो गया। एकमात्र सवाल जो बचा था वह यह था कि घाव को कैसे ठीक किया जाए। उदास आंखों वाले सर कैरल वेंस, जो सुंदर होते अगर उनके चेहरे पर शराब के दाग न होते, जिससे उनका चेहरा रंगहीन हो गया था, ने घुटनों के बल बैठे ग्रामीणों की ओर इशारा किया। यह सब शेरर, लॉर्ड एडार्ड के गढ़ के अवशेष हैं। बाकी लोग मर चुके हैं। साथ ही वेंडिश टाउन और मम्मरफोर्ड के लोग भी मर चुके हैं। उठो, नेड ने ग्रामीणों को आदेश दिया। वह कभी भी उस बात पर भरोसा नहीं करता जो कोई व्यक्ति घुटनों से उसे बताता है। आप सभी उठो। 1-2 की संख्या में शेरर के गढ़ ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। एक बुजुर्ग को मदद की जरूरत थी और खून से लथपथ पोशाक में एक छोटी लड़की अपने घुटनों पर बैठी थी।
सर एरिस ओखार्ड को घूर रही थी, जो किंग्स गार्ड के सफेद कवच में सिंहासन के पैर के पास खड़ा था। राजा की रक्षा और बचाव के लिए तैयार था या नेड का मानना था राजा का हाथ। जॉस, सर रेमंड डैरी ने शराब बनाने वाले के एप्रन में एक मोटे गंजे आदमी से कहा, शहर में जो कुछ हुआ उसे हैंड को बताओ। जॉस ने सिर हिलाया। अगर ये महामहिम को अच्छा लगे। महामहिम ब्लैक वाटर के पार शिकार कर रहे हैं, नेड ने कहा, यह सोचकर कि कोई व्यक्ति रेड कीप से कुछ दिनों की सवारी करके अपना पूरा जीवन कैसे बिता सकता है और फिर भी उसे यह नहीं पता कि उसका राजा कैसा दिखता है। नेड ने सफेद लिनन का डबलट पहना हुआ था, जिसके सीने पर स्टार्क का डायर वुल्फ बना हुआ था। उसका काला ऊनी लबादा उसके चांदी के हाथ से कॉलर पर बंधा हुआ था। काला और सफेद और भूरा सत्य के सभी रंग। मैं लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, राजा का हाथ हूं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इन हमलावरों के बारे में तुम क्या जानते हो। मैं रखता हूं महाशय शेरर में पत्थर के पुल के पास एक शराब खाना, नेक के दक्षिण में सबसे बढ़िया शराब। सभी ने ऐसा कहा, आपसे क्षमा मांगते हुए महाशय। यह अब बाकी सबकी तरह चला गया है महाशय। वे आए और अपना पेट भरकर पी गए और बाकी सब गिरा दिया, इससे पहले कि वे मेरी छत पर आग लगा दें, और अगर वे मुझे पकड़ लेते तो वे मेरा खून भी बहा देते महाशय। उन्होंने हमें जला दिया, उसके बगल में एक किसान ने कहा। अंधेरे में घुड़सवारी करते हुए दक्षिण से आए और खेतों और घरों पर समान रूप से गोलीबारी की। उन्हें रोकने की कोशिश करने वालों को मार डाला। हालांकि वे कोई हमलावर नहीं थे महाशय। उनका हमारा स्टॉक चुराने का कोई इरादा नहीं था, ये नहीं। उन्होंने मेरी दूध देने वाली गाय को वहीं काट दिया जहां वह खड़ी थी और उसे मक्खियों और कौवों के लिए छोड़ दिया। वे मेरे अप्रेंटिस बॉय पर सवार होकर आए, एक लोहार की मांसपेशियों वाले और सिर पर पट्टी बांधे एक दुबले पतले आदमी ने कहा। उसने दरबार में आने के लिए अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी पतलून पर पैच लगे थे। उसका लबादा यात्रा के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों से सना हुआ और धूल से भरा हुआ था। अपने घोड़ों पर सवार होकर उसे खेतों में आगे पीछे दौड़ाते रहे। अपने भालों से उसे ऐसे मारते रहे जैसे यह कोई खेल हो। वे हंसते रहे और लड़का लड़खड़ाता और चिल्लाता रहा जब तक कि बड़े भाले ने उसे पूरी तरह से छेद नहीं दिया। घुटनों के बल बैठी लड़की ने सिंहासन पर अपने से ऊपर नेड़ की ओर अपना सिर ऊपर उठाया। उन्होंने मेरी मां को भी मार डाला महामहिम, और उन्होंने उसकी आवाज धीमी पड़ गई, मानो वह भूल गई हो कि वह क्या कहने वाली थी। वह रोने लगी। सर रेमंड डैरी ने कहानी शुरू की। वेंडिश टाउन में लोगों ने अपने गढ़ में शरण ली, लेकिन दीवारें लकड़ी की थीं। हमलावरों ने लकड़ी के खिलाफ पुआल जमा दिया और उन सभी को जिंदा जला दिया। जब वेंडिश लोगों ने आग से बचने के लिए अपने द्वार खोले, तो उन्होंने जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, उन्हें तीरों से मार गिराया, यहां तक कि दूध पीते बच्चों वाली महिलाओं को भी। ओह भयानक, वेरिस ने बड़बड़ाया। पुरुष कितने क्रूर हो सकते हैं। वे हमारे साथ भी ऐसा ही करते, लेकिन शेरर होल्डफास्ट पत्थर से बना है, जॉस ने कहा। कुछ लोग हमें बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन बड़े ने कहा कि नदी के ऊपर पके फल हैं और वे मम्मर के फोर्ड की ओर चले गए। नेड अपनी उंगलियों पर ठंडे स्टील को महसूस कर सकता था क्योंकि वह आगे झुका हुआ था। प्रत्येक उंगली के बीच एक ब्लेड था। मुड़ी हुई तलवारों की नोक सिंहासन की भुजाओं से निकले हुए पंजों की तरह फैल रही थी। 3 शताब्दियों के बाद भी कुछ अभी भी काटने के लिए पर्याप्त तेज थे। लोहे का सिंहासन, इसका अंत एक कुबड़ा काला जानवर था जो धारदार धातु के रेशों और कांटों और रिबन से बना था। एक कुर्सी जो किसी व्यक्ति को मार सकती थी, और अगर कहानियों पर विश्वास किया जा सकता था तो उसने ऐसा किया भी था। एडार्ड स्टार्क वहां बैठकर क्या कर रहा था, वह कभी नहीं समझ पाएगा। फिर भी वह वहां बैठा था और ये लोग न्याय के लिए उसकी ओर देख रहे थे। आपके पास क्या सबूत है कि ये लैनिस्टर्स थे? उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए पूछा। क्या उन्होंने लाल लबादा पहना था या शेर का झंडा फहराया था? यहां तक कि लैनिस्टर भी इतने अंधे मूर्ख नहीं हैं। सर मार्क पाइपर ने झपट्टा मारा। वह एक घमंडी बेंटम मुर्गा जैसा युवक था, नेड की पसंद के हिसाब से बहुत छोटा और बहुत गर्म खून वाला। हालांकि कैटलिन के भाई एडमियो टूली का पक्का दोस्त था। उनमें से हर आदमी घुड़सवार और मेल वाला था मेरे मालिक।
सर कैरल ने शांति से उत्तर दिया। वे स्टील की नोक वाले लांस और लंबी तलवारों से लैस थे और वध के लिए युद्ध कुल्हाड़ियों के साथ। उसने फटे हाल बचे लोगों में से एक की ओर इशारा किया। तुम? हाँ, तुम। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला है। हैंड को बताओ कि तुमने मुझे क्या बताया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। उनके घोड़ों के बारे में इनमें से किसी ने कभी हल नहीं खींचा। अगर मैं गलत हूं तो भगवान गवाह हैं। अच्छे घुड़सवार डाकू, लिटिल फिंगर ने कहा। शायद उन्होंने घोड़ों को उस आखिरी जगह से चुराया था जहां उन्होंने छापा मारा था। इस छापा मारने वाले दल में कितने आदमी थे? नेड ने पूछा। कम से कम 100, जॉस ने जवाब दिया। उसी क्षण जब पट्टी बंधे लोहार ने कहा 50 और उसके पीछे दादी 100 और 100 महाशय, वे हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एक सेना थे। आप जितना जानती हैं उससे कहीं अधिक सही हैं। भली मिला, लॉर्ड एडार्ड ने उससे कहा। आप कहती हैं कि उन्होंने कोई झंडा नहीं फहराया। उन्होंने जो कवच पहना था उसका क्या? क्या आप में से किसी ने आभूषण या सजावट, ढाल या हेलमेट पर उपकरण देखे? शराब बनाने वाले जॉस ने अपना सिर हिलाया। यह मुझे दुखी करता है महाशय। यह उसके आकार का था महामहिम। जो लोग कहते हैं कि दिग्गज सभी मर चुके हैं, उन्होंने इसे कभी नहीं देखा। मैं कसम खाता हूं। वह एक बैल जितना बड़ा था और उसकी आवाज पत्थर टूटने जैसी थी। पहाड़, सर मार्क ने ऊंची आवाज में कहा। क्या कोई आदमी इस पर शक कर सकता है? यह ग्रेगर क्लेगन का काम था। नेड ने खिड़कियों के नीचे और हॉल के दूर छोर से बुदबुदाहट सुनी। यहां तक कि गैली में भी घबराई हुई फुसफुसाहट का आदान प्रदान हो रहा था। उच्च प्रभुओं और छोटे लोगों को समान रूप से पता था कि अगर सर मार्क सही साबित हुए तो इसका क्या मतलब हो सकता है। सर ग्रेगर क्लेगन लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर के बैनरमैन थे। उन्होंने ग्रामीणों के भयभीत चेहरों का अध्ययन किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने भयभीत थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें लॉर्ड टाइवन को एक राजा के सामने रंगे हाथों कसाई करार देने के लिए यहां खींचा जा रहा। सर मार्क, सम्मान के साथ, आप नहीं जान सकते कि यह डाकू सर ग्रेगर था। राज्य में कई बड़े आदमी हैं। माउंटेन डैड राइड्स जितना बड़ा, सर कैरल ने कहा। मैंने कभी किसी से मुलाकात नहीं की और न ही यहां कोई आदमी है, सर रेमुन ने गर्मजोशी से कहा। यहां तक कि उसका भाई भी उसके बगल में एक पिल्ला है। मेरे प्रभु, अपनी आंखें खोलो। क्या आपको लाशों पर उसकी मुहर देखने की जरूरत है? यह ग्रेगर था। सर ग्रेगर को डाकू क्यों बनना पड़ा? पाइसेले ने पूछा। अपने स्वामी की कृपा से। उसके पास एक मजबूत किला और अपनी जमीनें हैं। वह आदमी एक अभिषिक्त शूरवीर है। एक झूठा शूरवीर, सर मार्क ने कहा। लॉर्ड टाइवन का पागल कुत्ता। मेरे प्रभु हैंड, पाइसेले ने कठोर स्वर में घोषणा की। मैं आपसे इस अच्छे शूरवीर को याद दिलाने का आग्रह करता हूं कि लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर हमारी अपनी दयालु रानी के पिता हैं। धन्यवाद ग्रैंड मास्टर पाइसेले, नेड ने कहा। मुझे डर है कि अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया होता तो हम भूल गए होते। सिंहासन के ऊपर से अपने सुविधाजनक स्थान से वह हॉल के दूर के छोर पर दरवाजे से बाहर निकलते हुए लोगों को देख सकता था। उसने सोचा कि खरगोश जमीन पर जा रहे हैं या रानी के पनीर को कुतरने के लिए चूहे। उसने गैलरी में सेप्टा मोर्डेन की एक झलक देखी। उसके बगल में उसकी बेटी सांसा थी। नेड को गुस्सा आया। यह एक लड़की के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन सेप्टा को यह नहीं पता था कि आज की अदालत याचिकाओं की सुनवाई प्रतिद्वंद्वी होल्डफास्ट के बीच विवादों को निपटाने और सीमा पत्थरों की नियुक्ति का फैसला करने के सामान्य थकाऊ व्यवसाय के अलावा कुछ भी नहीं होगी। नीचे परिषद की मेज पर पीटर बेलिश ने अपनी कलम में रुचि खो दी और आगे झुक गया। सर मार्क, सर कैरल, सर रेमुन, शायद मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। ये गढ़ आपकी सुरक्षा में थे। जब ये सब कत्लेआम और आगजनी हो रही थी तब आप कहां थे? सर कैरल वेंस ने उत्तर दिया। मैं गोल्डन टूथ के नीचे दर्रे में अपने स्वामी पिता की सेवा कर रहा था, जैसा कि सर मार्क भी कर रहे थे। जब इन अत्याचारों की खबर सर एडम्योर टूली तक पहुंची तो उन्होंने संदेश भेजा कि हमें पुरुषों की एक छोटी सेना लेकर जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें ढूंढना चाहिए
और उन्हें राजा के पास लाना चाहिए। सर रेमुंडेरी ने बात की। सर एडम्योर ने मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ रिवररन बुलाया था। मैं उनकी दीवारों से नदी के उस पार डेरा डाले हुए था, उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था जब यह संदेश मेरे पास पहुंचा। जब तक मैं अपनी जमीन पर वापस लौट पाता, क्लेगन और उसके कीड़े लाल कांटे के पार वापस आ गए थे, लैनिस्टर की पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। लिटिल फिंगर ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी के सिरे को सहलाया। और अगर वे फिर से आए सर, अगर वे फिर से आए तो हम उनके खून से उन खेतों को सींचेंगे जिन्हें उन्होंने जला दिया है। सर मार्क पाइपर ने गर्मजोशी से घोषणा की। सर एडम्योर ने सीमा से 1 दिन की सवारी के भीतर हर गांव और होल्डफास्ट में लोगों को भेजा है, सर कैरल ने समझाया। अगले हमलावर के लिए यह इतना आसान समय नहीं होगा। और शायद यही लॉर्ड टाइवन चाहते हैं, नेड ने खुद से सोचा। रिवररन से ताकत को खत्म करना, लड़के को अपनी तलवारें बिखेरने के लिए उकसाना। उनकी पत्नी का भाई युवा था और बुद्धिमान से ज्यादा बहादुर था। वह अपनी धरती के हर इंच को बचाने की कोशिश करेगा, हर उस आदमी, औरत और बच्चे की रक्षा करेगा जिसने उसे लॉर्ड नाम दिया। और टाइवन लैनिस्टर यह जानने के लिए काफी चतुर था। अगर आपके खेत और होल्डफास्ट नुकसान से सुरक्षित हैं, लॉर्ड पीटर कह रहे थे, तो आप सिंहासन से क्या मांगते हैं? ट्राइडेंट के लॉर्ड्स राजा की शांति बनाए रखते हैं, सर रेमुंडेरी ने कहा। लैनिस्टर ने इसे तोड़ दिया है। हम उनसे स्टील के बदले स्टील का जवाब देने की अनुमति मांगते हैं। हम शेरर और वेंडिश टाउन और मम्मर फोर्ड के छोटे लोगों के लिए न्याय मांगते हैं। एडम्योर सहमत है। हमें ग्रेगर क्लेगन को उसका खूनी सिक्का वापस करना होगा, सर मार्क ने घोषणा की। लेकिन पुराने लॉर्ड होस्टर ने हमें आदेश दिया कि हम यहां आएं और हमला करने से पहले राजा से अनुमति मांगे। फिर भगवान को पुराने लॉर्ड होस्टर के लिए धन्यवाद। टाइवन लैनिस्टर उतना ही लोमड्डी था जितना शेर। अगर वास्तव में उसने सर ग्रेगर को जलाने और लूटने के लिए भेजा था और नेड को इस बात पर संदेह नहीं था, तो उसने यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा था कि वह रात के अंधेरे में बिना बैनर के एक आम डाकू की आड़ में सवार हो। अगर रिवररन ने जवाबी हमला किया तो सेर्सी और उसके पिता इस बात पर जोर देंगे कि यह टुल्ली थे जिन्होंने राजा की शांति भंग की थी। लैनिस्टर्स ने नहीं। भगवान ही जानते थे कि रॉबर्ट क्या विश्वास करेगा। ग्रैंड मास्टर पाइसेले फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे प्रभु हैंड, अगर इन अच्छे लोगों का मानना है कि सर ग्रेगर ने लूट और बलात्कार के लिए अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं को त्याग दिया है, तो उन्हें अपने स्वामी के पास जाकर अपनी शिकायत करनी चाहिए। ये अपराध सिंहासन की चिंता का विषय नहीं है। उन्हें लॉर्ड टाइवन के न्याय की तलाश करनी चाहिए। यह सब राजा का न्याय है, नेड ने उससे कहा। उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम, हम जो भी करेंगे रॉबर्ट के नाम पर करेंगे। राजा का न्याय, ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने कहा। तो यह है, और इसलिए हमें इस मामले को राजा तक के लिए टाल देना चाहिए। राजा नदी के उस पार शिकार कर रहे हैं और हो सकता है कि वे कई दिनों तक वापस न आएं, लॉर्ड एडार्ड ने कहा। रॉबर्ट ने मुझे उनके स्थान पर बैठने, उनके कानों से सुनने और उनकी आवाज से बात करने के लिए कहा है। मेरा मतलब बस यही है, हालांकि मैं सहमत हूं कि उन्हें बताया जाना चाहिए। उन्होंने टेपेस्ट्री के नीचे एक जाना पहचाना चेहरा देखा। सर रोबार रॉयस आगे बढ़े और झुके। मेरे प्रभु, आपके पिता राजा के साथ शिकार कर रहे हैं, नेड ने कहा। क्या आप उन्हें बताएंगे कि आज यहां क्या कहा और किया गया? तुरंत मेरे प्रभु। क्या हमें सर ग्रेगर से बदला लेने की आपकी अनुमति है? क्लेगन के खेतों को जलाने और उसके लोगों को मारने से राजा की शांति बहाल नहीं होगी, केवल तुम्हारा घायल गौरव ही लौटेगा। युवा शूरवीर के आक्रोशपूर्ण विरोध को व्यक्त करने से पहले उसने नजरें फेर ली और ग्रामीणों को संबोधित किया। शेरर के लोगों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर या तुम्हारी फसलें वापस नहीं दे सकता, न ही मैं तुम्हारे मृतकों को जीवन दे सकता हूं, लेकिन शायद मैं तुम्हें हमारे राजा रॉबर्ट के नाम पर थोड़ा न्याय दे सकता हूं। हॉल में हर आंख उस पर टिकी हुई थी, इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे नेड अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी भुजाओं की ताकत से खुद को सिंहासन से ऊपर धकेला। उसका टूटा हुआ पैर प्लास्टर के अंदर चीख रहा था। उसने दर्द को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। उन्हें अपनी कमजोरी दिखाने का यह कोई मौका नहीं था। पहले लोगों का मानना था कि जो जज मौत की सजा सुनाता है
उसे तलवार चलानी चाहिए, और उत्तर में हम अभी भी उसी पर कायम हैं। मुझे अपनी हत्या करने के लिए किसी और को भेजना पसंद नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इससा भी है। उसने अपने टूटे पैर की ओर इशारा किया। लॉर्ड एडार्ड, हॉल के सौ के पश्चिमी हिस्से से एक सुंदर युवा लड़के के साहसपूर्वक आगे बढ़ने पर चिल्लाहट आई। अपने कवच से बाहर सर लोरस टायरेल अपने 16 साल से भी कम उम्र के लग रहे थे। उन्होंने हल्के नीले रंग का रेशम पहना था। उनकी बेल्ट सुनहरे गुलाबों की एक जुड़ी हुई चेन थी जो उनके सदन का प्रतीक था।